हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने विज़न आईएएस के टेस्ट नंबर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को देख लिया था। टेस्ट नंबर 1 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। इस क्लास में हम लोग 21 का टेस्ट नंबर 21 का पार्ट ए में 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 घंटे से कम में ही हो जाए या फिर 1 घंटे के आस-पास में हो जाए। लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा जाता है, तो डिस्क्राइब करने में जो समय लगता है उस वही ज़्यादा जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में हो जाए। जो क्वेश्चन डिस्क्राइब करने लायक होगा या फिर फैक्चुअल होगा, उसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जो एकदम डिस्क्राइब करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है और मतलब कि जो एग्जाम्पल दिया रहता है, डेफिनिशन के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद में डिस्क्रिप्शन होता है। तो और जो डिस्क्राइब करने लायक होगा उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है जी। तो यहाँ पर विचार, सबसे पहले विचार करने के लिए दिया, उसके बाद से संदर्भ दिया है। कितने जो है राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाने वाले। यहाँ पर दे रहा है एक नए घर का निर्माण क्या राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, या फिर लॉटरी से प्राप्त राशि। उसके बाद से किसी देश में विदेशी पर्यटक द्वारा खरीदी गई वस्तु, किसी देश में विदेशी पर्यटक द्वारा खरीदी गई वस्तु, उसके बाद से विदेश से प्राप्त उपहार। यहाँ पर दे रहा है कि कौन-कौन से शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, कैसे हैं जी? ऑप्शन का तरीका केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर जो दे रहा है, तो यहाँ पर जो है 1 नंबर तो एकदम सही है कि अगर देश में घर का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर जितने भी मज़दूर लगे होंगे, उनको आय मिलेगा। वो घरेलू वस्तुएँ बिकेंगी, उनको आय मिलेगा। तो ये सभी के सभी, जिस तरह से जितने भी मज़दूर सामान वस्तु बिकता है, सेवाएँ जितनी भी लगती है उसमें इंजीनियर लगते हैं, जितने भी इंजीनियर लगते हैं उनको पैसा मिलता है। तो मतलब कि ये सभी के सभी राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाते हैं। और दूसरा नंबर जो दे रहा है कि लॉटरी से प्राप्त राशि, तो यहाँ पर लॉटरी है, ये इसका निश्चित नहीं रहता है कि लॉटरी से प्राप्त हो ही जाएगा, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय में लॉटरी से प्राप्त राशि को शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद से है किसी देश में विदेशी पर्यटक द्वारा खरीदी गई वस्तु। तो यहाँ पर जो है तीसरा नंबर एकदम सही है कि कोई भी नागरिक हो, किसी भी देश का पर्यटक होगा, भारत में आएगा, वस्तु खरीद लेगा, तो ये तो शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा नंबर सही है। और चौथा नंबर है कि विदेश से प्राप्त उपहार, तो यह जो है यह शामिल नहीं होता है, विदेश से प्राप्त उपहार, क्योंकि वैसी चीज़ें जो एकदम मतलब कि रेयर केस में होती हैं और उनका अनिश्चितता होती है, अर्थात उपहार मिलना किसी को तो निश्चित है नहीं, तो इसको इसीलिए इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसीलिए 1 और 3 सही है यहाँ पर। लेकिन ऑप्शन का तरीका क्या है? केवल 1, केवल 2, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उच्च शक्तिशाली मुद्रा के घटक है? उच्च शक्तिशाली मुद्रा के घटक है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर अवकाश चुनना है जी, तो सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है आम जनता के पास चलन में मौजूद मुद्रा। आम जनता के पास जो चलन में मौजूद मुद्रा है, उसके बाद से वाणिज्यिक बैंकों की कोष नकदी राशि, उसके बाद से आरबीआई के पास भारत सरकार द्वारा रखी गई जमा। इसके बाद से है आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई जमा। तो यहाँ पर जो दे रहा है और ऑप्शन का तरीका क्या है जी, तो यहाँ पर देखिए एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले ही ऑप्शन पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर उच्च शक्तिशाली मुद्रा जिसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं, अर्थात जैसे कहा जहाँ जहाँ पे भी जो रखा जाए और उसका मूल्य हो जाए, उसी को हाई पावर्ड मनी कहते हैं। और लो पावर्ड भी मनी भी कुछ होते हैं, लेकिन हाई पावर्ड मनी यहाँ पर पूछा गया, तो इसी को देख लेते हैं। जो चलने के योग्य हो अपने आप से, अगर मान लीजिए किसी को दे रहे हैं, हाई पावर्ड मनी उसी को कहते हैं। यदि आप किसी से पैसे माँग रहे हैं और वो आपको दे किसी रूप में भी, अगर आप वहाँ पर आप अगर मना करते हैं तो वह जाकर कानूनी कार्रवाई कर सकता है, ये पूछ सकता है आपसे। इसी को हाई पावर्ड मनी कहते हैं। यहाँ पर जनता के पास चलन में मौजूद मुद्रा तो एकदम सही है। उसके बाद से वाणिज्यिक बैंकों की कोष नकदी राशि, तो यह भी सही है। उसके बाद से भारत सरकार के पास रखी गई जमा, सब ये भी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई जमा, सब के सब शामिल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी शामिल हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी पर विचार करना, और क्या पूछा जा रहा है जी, तो उपयुक्त में से कितने जो है आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत शामिल है? प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत शामिल है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है कृषि, छात्रों को शिक्षा ऋण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, आवास ऋण, निर्यात ऋण। तो यहाँ पर जो है जो सही होगा, अब हम लोग ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं। केवल 1, केवल 2, ऐसे केवल 2, केवल 3, केवल 4 और सभी 5 जो दे रहा है, तो यहाँ पर प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत सभी के सभी, कृषि भी प्राथमिकता क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं किसे है जी, तो मतलब जहाँ से आय का सृजन शुरू होता है, जहाँ से आय का सृजन शुरू होता है उसको प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कर रखते हैं। जैसे कि कृषि हो गया, यहाँ से प्राथमिक रूप से आय का सृजन शुरू होता है। छात्रों को शिक्षा ऋण देना, यह भी ऐसे तो ऋण देना सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि इसको द्वितीय क्षेत्र में रखा जाएगा, तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि इससे सेवा होता है। लेकिन जो शिक्षा ऋण है, यहाँ पर अगर सामान्य तौर पर अगर ऋण लिख दिया जाता है, इसका तात्पर्य होता है यह तृतीय क्षेत्र में चला जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ऋण देता है किसी को, तो उसको किस में रखते हैं जी, तो सेवा के अंतर्गत, बैंक को सेवा के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो छात्रों को शिक्षा ऋण दिया जाता है, तो ये छात्र क्या करेगा, ले जाकर कॉपी किताब कर देगा, मतलब प्राथमिक अभी काम करेगा, इससे कम उत्पादन होता है, इसीलिए इसको भी प्राथमिक क्षेत्र में ही रखा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, यह भी सही है कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को भी प्राथमिकता क्षेत्र में रखा जाता है। आवास ऋण, इसको भी, निर्यात ऋण को भी
प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ पर सभी के सभी शामिल है। ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। ये आपको लग सकता है कि निर्यातरण कैसे हो जाएगा प्राथमिकता क्षेत्र में जी, तो यहाँ पर यह भी प्राथमिकता क्षेत्र में ही आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी पांचों सही हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय शून्य होती है, जब विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय शून्य होती है, तब निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से सही होता है? कौन सा अनिवार्य रूप से सही होता है जी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। क्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है जी? उसके बाद से दे रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद में मतलब कि यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। इसको ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको जीडीपी कहते हैं, और यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, तो जीएनपी कहते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि मतलब जितना हम लोग का जीडीपी है उतना जीएनपी बराबर हो जाता है, उसी को विदेशों से प्राप्त जो निवल का आय होता है वो बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। अर्थात हम लोग एक तरह से होता है कि यहाँ पर जीडीपी में क्या शामिल होता है, जो विदेशी नागरिक भारत में आकर उत्पादित कर देता है। मान लीजिए कि विदेश का नागरिक अमेरिका की कंपनी आई, अमेरिका कंपनी ने भारत में 100 रुपए का उत्पादन कर दिया, तो यहाँ पर भारत के जीडीपी में काउंट हो गया, लेकिन वास्तव में इसका लाभ कहाँ पर जाएगा, तो ये जाएगा अमेरिका में। और वैसे ही भारत की कंपनी चले गई अमेरिका में और यहाँ पर जाकर 100 रुपए का ही उत्पादन कर दिया, तो 100 रुपए का ही उत्पादन कर दिया, तो वास्तव में ये कहाँ आएगा जी, तो 100 रुपए का लाभ जो है भारत में आएगा। तो भारत में 100 रुपए आ गया और यहाँ पर 100 रुपया अमेरिका में ही चला गया। जब दोनों बराबर हो गया तो ये सब क्या हो जाता है कि यह जीएनपी में घट जाता है, ये सॉरी ये जो है जीडीपी में जुड़ता है, ये जो होता है जीएनपी में जुड़ता है। तो यहाँ पर जो है आप जब जीएनपी इसको काउंट करेंगे तो ये 100 रुपया घट जाएगा। आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा होगा, छोटा सा मैं समझा रहे हैं तो फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको अगर इकोनॉमी के क्लास में हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं क्योंकि 1 घंटे में क्वेश्चन को भी समाप्त करना है। इस तरह देखिए कि जितना कंपनी विदेशी कंपनियां भारत में उत्पादन कर लेती हैं वो जीडीपी में शामिल होता है, लेकिन जाता कहाँ पर है, विदेशों में। और भारत की कंपनियां विदेशों में उत्पादन करती हैं, वो आता कहाँ पर है, भारत में। और बराबर हो जाए तो उसी को कहते हैं कारक आय शून्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, कैसा विचार करना है जी, तो सही विचार करना है। और ऑप्शन का तरीका एक ही देखकर लग गया कि केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना तो एक और दोनों ना दो। यहाँ पर पूरी परिभाषा के साथ दिया हुआ, तो देख लेते हैं हम लोग। प्रभावी पूंजीगत व्यय, व्यय से आशय पूंजीगत व्यय में से दो जगह दे दिया, तो मतलब में यही रखते हैं, करते हैं पूंजीगत व्यय में से, ठीक है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दी गई अनुदान सहायता को घटाने से प्राप्त राशि से है। यहाँ पर प्रभावी पूंजीगत व्यय को दिमाग में रखना है, इसका कॉन्सेप्ट है, तो उसको दिमाग में रखना है। उसका भारत में हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद, अभी बोले थे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रभावी पूंजीगत व्यय में लगातार कमी आई है, जो व्यय की गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है। 1 नंबर तो बाद में देखेंगे, 2 नंबर अभी पढ़े हैं। यहाँ पर दे रहा है कि पूंजीगत व्यय में लगातार कमी आ रही है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी न्यूज करंट अफेयर कवर करते होंगे तो देखे होंगे कि हम लोग का लगातार जो है पिछले वर्षों की तुलना में पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी 2024 में देख लीजिए कि सिर्फ रेलवे को ही 1 लाख करोड़ से अधिक का केवल पूंजीगत व्यय दिया गया था। वो रेल की अवसंरचना, पटरियाँ बिछाने के लिए, स्टेशन का विकास करने के लिए, यहाँ पर गति शक्ति मॉडल चल रहा है। मतलब कि पूंजीगत विकास में अधिक से अधिक पैसा लगाया जा रहा है। लगातार दिखाई दे रहा है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत हम लोग केवल पूंजीगत व्यय में खर्च करते जा रहे हैं। तो ये बढ़ रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि घट रहा है, कमी आ रही है। एकदम सरसर गलती हो जाए। दूसरा नंबर और फर्स्ट नंबर जो दे रहा है कि प्रभावी पूंजीगत व्यय को समझ लीजिए सबसे पहले। वैसा व्यय जो पूंजी के सृजन में उपयोग किया जाता है। जैसे कि एक तो ट्रक खरीद लीजिए, ट्रक खरीदने से क्या होगा जी, तो ट्रक से हम लोग सामान जब ढोएंगे तो उससे क्या होगा, तो सृजन होगा। तो ट्रक खरीदना क्या होगा, पूंजीगत व्यय होगा। और वहीं पर शराब पीना क्या होगा, बगैर पूंजीगत व्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रक खरीदना पूंजीगत व्यय में आता है। लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है प्रभावी पूंजीगत व्यय अलग होता है। प्रभावी पूंजीगत में मतलब वास्तव में जितना ट्रक में लगता है, इसके अलावा जो दलाल खा जाते हैं, मान लीजिए ट्रक खरीदना है किसी से, दलाल के बीच में रख लेते हैं बिचौलिया को, तो ये जो है जितना मान लीजिए कि 1 लाख का ट्रक है, 1 लाख का मान लीजिए थोड़ा सा खिलौना वाला ट्रक, तो 1 लाख का ट्रक है और उस पर से दलाल जो होते हैं या फिर बिचौलिया के कहीं-कहीं पे पड़ जाते हैं, तो क्या करते हैं 10,000 15,000 रुपया बीच में खा जाते हैं और 1,10,000 दिलवा देते हैं। दिलवा देते हैं और 10,000 रुपया खा के 1 लाख का कार मिल जाता है। तो यहाँ पर भले ही पूंजीगत व्यय होगा 1,10,000, लेकिन प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या हो जाएगा जी, तो प्रभावी पूंजीगत व्यय तो 1 लाख में होगा, जो कि वास्तव में ट्रक के लिए दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है, जो अनुदान सहायता दी गई है, तो इससे कोई तात्पर्य नहीं है। ऑप्शन नंबर एक भी गलत है, अर्थात एक और दो दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय लेखांकन में कर्मचारियों के पारिश्रमिक और परिचालन अधिशेष का उपयोग जो है जीडीपी के अनुमान की किस विधि में किया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में कर्मचारियों के पारिश्रमिक और यहाँ पर दे रहा है कि किस विधि में किया जाता है। यहाँ पर दे रहा है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि या फिर आउटपुट विधि। तो यहाँ पर दिखाई ही दे रहा है कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक और परिचालन अधिशेष का उपयोग जो है, यह जो है दोनों का दोनों
किसमें प्रयोग किया जाता था? आय विधि में किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंसियन अर्थशास्त्र के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी मुख्यतः किस कारण से उत्पन्न होती है? केंसियन अर्थशास्त्र के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी किस कारण से उत्पन्न होती है? जी, तो ऑप्शन नंबर ए है श्रम बाजार में संरचनात्मक अक्षमताओं के कारण, कुल मांग की कमी के कारण, श्रमिकों में कौशल की कमी के कारण, या फिर श्रम के स्थान पर प्रौद्योगिकी का प्रयोग के कारण। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल मांग की कमी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जैसे ही मांग, आप लोग समझते होंगे कि बेरोजगारी कब कब उत्पन्न होती है? बेरोजगारी का तात्पर्य होता है कि जब काम नहीं मिलता है। जैसे कि वर्तमान के समय में देख लीजिए, जितना भी आर्ट्स से पढ़े लिखे लोग हैं, आर्ट पढ़ लेते हैं और बीए बीएससी कर लेते हैं। मान लीजिए कि बीटेक नहीं किए, बीए बीएससी कर लिए, तो सबसे बड़का तो यही बात है कि बीए कर लिए, बीएससी कर लिए, ना इधर जाके ना तो बीएड डीएलएड किए और सीधे अब अथी डिग्री लेकर पहुंच गए कंपनी में। कहीं काम मिलता नहीं है इन लोगों को, ना तो बीए वाले को ना तो बीएससी वाले को, जब तक कोई डिग्री अथी कोई स्किल कोर्स नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो बेकार का बात कर रहे हैं। बेरोजगारी मतलब यही होता है, काम नहीं मिलता है किसी को। तो कब होता है जी? तो केंसियन जो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का होता है कि जब मांग में कमी हो जाती है, जब कंपनियों को ऐसे लोगों की मांग ही खत्म हो जाती है। कंपनियां पहले क्या करती थी जी, छोटे छोटे पदों पर इनको रख लेती थी और सलाह अधिकार देने के लिए। तो अभी ऐसा मांगे नहीं है, जितना सलाह देता है चैट जीपीटी दे देता है। जो बीए बीएससी सामान्यतः करता था तो जाकर कंपनियों में सलाहकार का भूमिका निभा रहा था। लेकिन वर्तमान में कौन काम करता है जी? तो चैट जीपीटी सारा काम कर देता है। चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ये बढ़िया से बढ़िया सलाह दे देता है कंपनी को। तो बीए बीएससी वालों का काम खत्म, कंपनी में होता ही नहीं, तो मांग खत्म। वस्तु का भी मांग खत्म हो जाने पर बेरोजगारी आ जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है कौन से मौद्रिक नीति जो है के मात्रात्मक उपकरण है। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण जो है यहाँ पर नगद आरक्षित अनुपात, मार्जिन आवश्यकताएं, वैधानिक तरलता अनुपात, नैतिक दबाव, खुले बाजार की परिचालनाएं, प्रत्यक्ष कार्यवाही। यहाँ पर जो है, यहाँ पर दे रहा है कि 1 3 5 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमिनेशन मेथड लगने वाला था हम लोग को गलत। यहाँ पर क्या दे रहा है कि सही कथन पूछा जा रहा है और हम लोग इसमें से जैसे ही गलत निकाल लिए कि हम लोग का आंसर फटाक से निकल आएगा। यहाँ पर दे रहा है कि मात्रात्मक उपकरण, तो मात्रात्मक उपकरण किसको कहते हैं जी? तो यहाँ पर मात्रा में जो कमी करे, कैसे जी? जो मात्रा में कमी कर दे, मौद्रिक मौद्रिक नीति की मात्रा में कमी कर दे उसको मात्रात्मक उपकरण। दूसरा क्या होता है? गुणात्मक उपकरण होता है। तो वैसे एक उपकरण जैसे इसको अप्रत्यक्ष मौद्रिक नीति भी कह सकते हैं कि एक तरह से दबाव बनाया जाता है, नैतिक दबाव बनाया जाता है इसमें गुणात्मक में। जबकि मात्रात्मक में होता है कि सीधे हाथ आगे धकेल देना, मत नहीं करना है। यहाँ पर दे रहा है कि एक नंबर नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, तो एकदम सही है। सीआरआर को बढ़ा दीजिए तुरंत के तुरंत, बाजार में पैसा धीरे धीरे कुछ समय बाद बाजार में पैसा कम हो जाएगा। यहाँ पर उसके बाद से हम मार्जिन आवश्यकता है, तो मार्जिन आवश्यकता जो है यह जो है गुणात्मक उपकरण का आता है। उसके बाद से वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर भी एसएलआर भी जैसे ही बढ़ जाएगा, आप लोग इसी एसएलआर के सबके बारे में पढ़े होंगे, तो इसलिए हम लोग देखते हैं सीआरआर की तरलता अनुपात जैसे ही बढ़ता है मुद्रा मुद्रा संकुचित होने लगता है, और जैसे ही एसएलआर घटता है मुद्रा का विस्तार होने लगता है। तो इसको ध्यान आप लोग जानते होंगे। उसके बाद से नैतिक दबाव भी बोले हैं कि किसमें आता है जी? ये तो गुणात्मक उपकरण में आता है। खुले बाजार की परिचालनाएं, तो खुले बाजार में जैसे ही ज्यादा इन्फ्लेशन होता है, मतलब कि मुद्रास्फीति होता है, तुरंत आरबीआई बाजार में उतर जाता है और जितना भी पैसा होता है बोरा में भर भर के बंद करने लगता है, ताला लगा के देना शुरू कर देता है आरबीआई। तो इसको खुले बाजार की परिचालनाएं कहते हैं। इसको कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं जी? तो ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, जिसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वे खरीदारी शुरू हो जाती है, बॉन्ड्स बेचा जाने लगता है लोगों को, ताकि पैसा जो है आरबीआई और सरकार के पास इकट्ठा हो जाए। उसका से प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम लोग शुद्ध रूप से इसको देखें तो यहाँ पर 6 नंबर भी आना चाहिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही में मात्रात्मक उपकरण में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं 1 3 5 और 6 किसी में है जी? हम लोग का कौन-कौन सही मतलब 1 3 5 और प्रत्यक्ष कार्यवाही जो होता है इसको तो मात्रात्मक में रखेंगे, कैसे मात्रात्मक में, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही कुछ अलग ही हो जाता है। तो 1 3 और 5 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा से राजकोषीय प्रोत्साहन का रूप में है? राजकोषीय प्रोत्साहन के रूप में है, क्या जो है कि राजकोषीय प्रोत्साहन के रूप में है जी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अवसंरचना विकास हेतु वित्त पोषण में वृद्धि। यहाँ पर जो दे रहा है, यहाँ पर सही कथन चयन करना है। राजकोषीय प्रोत्साहन को आप लोग समझते होंगे कि प्रोत्साहन देकर यहाँ पर काम कराया जाता है। यहाँ पर अवसंरचना विकास हेतु वित्त पोषण में वृद्धि, उसके बाद से आरबीआई द्वारा रेपो दरों में कमी करना, यहाँ पर कर की दरों में कमी करना। तो राजकोषीय प्रोत्साहन किसको कहते हैं जी? तो राजकोषीय प्रोत्साहन कौन करता है? तो सरकार करती है। गवर्नमेंट कौन-कौन सी प्रोत्साहन की, गवर्नमेंट जितने भी प्रोत्साहक कार्य करती है, मतलब मान लीजिए कि बाजार में मुद्रा संकुचन की स्थिति आ गया, अर्थात मंदी आ गया, तो मंदी आ गया तो सरकार क्या करती है? राजकोषीय प्रोत्साहन देती है, ताकि बाजार में मंदी की जगह थोड़ा सा पैसा की मात्रा बढ़े। तो पैसा की मात्रा सरकार बढ़ा सकती है, तो कैसे बढ़ाती है जी? जो राजकोषीय नीति होता है कौन जारी करता है? गवर्नमेंट। जबकि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई। यहाँ पर राजकोषीय प्रोत्साहन के बारे में मतलब कि पैसा बढ़ाने के बारे में बात हो रहा है, या यहाँ पर दे रहा है कि अवसंरचना वृद्धि कर देना, एकदम सही है। यहाँ पर कर की दरों में कमी कर देना एकदम सही है, 1 और 3 सही है। लेकिन जो यहाँ पर कह रहा है रेपो दरों में कमी करना, तो ये जो किसमें आएगा जी? ये तो मौद्रिक नीति में आएगा। किसमें आएगा जी? तो मौद्रिक नीति, आरबीआई की मौद्रिक नीति में आएगा, ना कि राजकोषीय प्रोत्साहन में आएगा, मौद्रिक प्रोत्साहन में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 3 सही है।
अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में भुगतान बैंकों के संदर्भ में विचार करना है। भुगतान बैंकों के संदर्भ में विचार करना है, कैसा विचार करना है, ये तो सही विचार करना है। भुगतान बैंकों के संदर्भ में सही कदम पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है कि भारत भुगतान बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त करते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त करते हैं। उसके बाद से भुगतान बैंक केवल एक निश्चित सीमा तक बचत और चालू जमा स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद से भुगतान बैंकों को केवल व्यक्तियों और लघु व्यवसाय उद्यमों को ऋण सुविधा प्रदान करने की अनुमति है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑप्शन का तरीका क्या है, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा सही हो सकता है। यहाँ पर दे रहा है भुगतान बैंक जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत रिजर्व बैंक से आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करते हैं जी। तो यहाँ पर जो है एकदम सरासर गलती है, क्योंकि यह जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत लाइसेंस प्राप्त नहीं करते हैं ये। और इसके बाद से दे रहा है कि यहाँ पर तीसरा नंबर देख लेते हैं, दूसरा नंबर एकदम सही है कि ये भुगतान बैंक जो है ये केवल एक निश्चित सीमा तक बचत और चालू जमा स्वीकार कर सकते हैं। इन पर सीमाएं लगी होती है, जो कि पेमेंट्स बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक को ले लीजिए। और यहाँ पर ये क्या है जी, तो भुगतान बैंक है। इसके बाद से दे रहा है कि भुगतान बैंकों को केवल व्यक्तियों और लघु व्यवसायों को उद्यम और ऋण सुविधा देने की अनुमति है। तो यहाँ पर इतना भी सीमा नहीं लगाया, केवल व्यक्ति और व्यवसाय पर लगाया जाए। एक व्यक्ति के मतलब कि जो सामूहिक खाता खोला जाता है, सामूहिक खाता जो खोला जाता है, तो उसमें कई सारे लोगों का एक साथ में नाम होता है। जैसे कि एक पारिवारिक खाता भी होता है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आप लोगों ने खाता खोला और देखा होगा कि कई सारे लोगों का नाम जुड़ा होता है, तो समूह के अनुसार भी ऋण की सुविधा मिल जाती है। और यहाँ पर कह रहा है केवल व्यक्ति को मिलेगा, तो इसीलिए तीसरा नंबर गलत है। केवल 2 नंबर सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आईपीओ में एक प्रावधान होता है जो अंडरराइटर्स को सूचीबद्ध होने के बाद शेयर मूल्य को स्थिर रखने के लिए 15% तक अतिरिक्त शेयर बेचने की अनुमति देता है। यह किसे संदर्भित करता है जी? यहाँ पर दे रहा है कि यह आईपीओ में एक प्रावधान होता है जो अंडरराइटर्स सूचीबद्ध होने के बाद शेयर मूल्य को स्थिर रखने के लिए 15% अतिरिक्त शेयर बेचने की अनुमति देता है। यहाँ पर दे रहा है डच नीलामी प्रस्ताव, ऑफर फॉर सेल, ग्रीन शू विकल्प या फिर वरीयता शेयर। यहाँ पर जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं, ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं। ग्रीन शू ऑप्शन का नाम सुने होंगे। यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि मतलब जो पहले से खरीद रखा है, यहाँ पर कंपनियां जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, उनमें जो भी जो शेयर धारक होता है, मान लीजिए कि 4 शेयर धारक हैं। ये कंपनी ने जब शेयर धारण किया था, जब शेयर जारी किया था, तो इन्होंने शेयर खरीदा था, बड़ी-बड़ी संख्या में मात्रा में शेयर खरीद लिया था इन चारों ने। जब इस कंपनी में लगाया था, तो ये कंपनी को जब लाभ होता है, कंपनी को जब प्रॉफिट होने लगता है, तो क्या करती है? तो अपने शेयर का मतलब मुफ्त में ही इनको देने लगती है, या फिर पैसा भी देती है। यहाँ पर जो है अतिरिक्त शेयर देने लगती है इन शेयर धारकों को, कहती है कि आप लोगों ने हमारा तो शुरुआत में बहुत सहायता किया था, अब हमको ढेर लाभ हो रहा है। तो ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो क्या करती है? अपने आप से देने लगती है। मतलब शेयर देने लगती है। कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि घाटे की स्थिति में होने पर अपने शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयर देती हैं। अब यहाँ पर कहिए क्यों देती है जी? तो घाटे की स्थिति में जब होती है, तो चाहती है कि ये शेयरधारक हमारे हमसे ना छूटें, ये हमारा हाथ पकड़े रहें। जब हाथ पकड़े रहेंगे, तो कभी ना कभी तो जब हमको पैसा मिलेगा, तो इनको वापस कर दे देंगे। तो शेयर की मात्रा बढ़ा देती है मुफ्त में ही। तो लाभ की स्थिति में भी, घाटे की स्थिति में भी ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पर ग्रीन शू ऑप्शन आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कैसा विचार करना है जी? तो कथन 1 है, कथन 2 है, और इसके बाद से उनकी व्याख्या है। ऑप्शन याद होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन पहले याद होना चाहिए। क्या दिया हुआ है? एक दो दोनों सही है, और ये 2 जो है की व्याख्या करता है। मतलब कि हम लोग क्या पढ़ना है? सबसे पहले दूसरा नंबर ऑप्शन पढ़ना है, और तब फर्स्ट नंबर पढ़ना है। यहाँ पर कोई गलत निकलेगा तो फटाक से आंसर निकल जाएगा, और दोनों के दोनों सही निकलेगा तब तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दूसरा नंबर ऑप्शन पढ़ने के बाद जब फर्स्ट नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसलिए का प्रयोग करते हैं, बीच में इसलिए शब्द लगा लेते हैं, और तब सटीक बैठाते हैं। अगर बैठता है तो ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, सेकंड नंबर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रहा है जी? तो विशिष्ट कर प्रति इकाई पर लगाए जाते हैं। विशिष्ट कर जो होते हैं प्रति इकाई पर लगाए जाते हैं, जिससे सस्ते ब्रांडों की ओर हस्तांतरित हतोत्साहित होती है। सस्ते ब्रांडों की ओर स्थानांतरण हतोत्साहित होती है। उपयुक्त के संदर्भ में कौन सा से सही है? तो यहाँ पर जो दे रहा है कि ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दोनों एक नंबर दूसरा नंबर तो एकदम सही लग रहा है जी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट, विशिष्ट कर प्रतिस्थापन को न्यूनतम करते हैं। विशिष्ट कर जो होते हैं प्रतिस्थापन को न्यूनतम करते हैं, और कर वृद्धि के बाद सिगरेट की खपत को कम करने में एड वैलोरम करो की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पर जो है यह भी एकदम सही है, और दोनों के दोनों सिगरेट से जुड़ा हुआ, मतलब कि जितने भी नशीले पदार्थों को कम करने के लिए एड वैलोरम कर जो पहले लगाया जाता था, अब जो है विशिष्ट कर प्रतिस्थापन। आप लोग इसी बार सुना होगा, नशीले पदार्थों के दाम बढ़ाने के लिए जो डब्ल्यूएचओ ने सिफारिश किया था। डब्ल्यूएचओ ने कितना सिफारिश किया था कि? तो कहा था कि 75% प्लस का टैक्स रहना चाहिए किस पर जी? नशीले पदार्थों पर, चाहे वह तम्बाकू हो, चाहे वह पान मसाला हो, चाहे कोई भी मतलब कि नशीला पदार्थ है, उस पर कितना डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 75% से अधिक टैक्स रहना चाहिए। और इसी के तहत अब सरकार जो है पहले एड वैलोरम टैक्स लगाती थी, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था एड वैलोरम टैक्स से, तो इसीलिए विशिष्ट कर प्रतिस्थापन को लगा दिया गया है।
जिससे कि मादक पदार्थों के उपयोग में कमी आएगी। यहाँ पर दोनों के दोनों सही और एक दूसरे से परिभाषित भी करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में निम्नलिखित समुच्चयों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है सकल घरेलू उत्पाद, और सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पूछा क्या गया है। यहाँ पर दे रहा है वर्तमान मूल्यों पर इनके मानों का बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम अर्थात कि सबसे कम किसका मान है, उसके बाद से किसका ज्यादा है, उससे सबसे ज्यादा किसका है। यहाँ पर 1 2 3 4 करके बैठा लेंगे तो हम लोग का आंसर फटाक से निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कैसे दिया हुआ है जी। यहाँ पर दे रहा है सकल घरेलू उत्पाद, तो यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा किसका, सबसे कम मात्रा किसका है जी। यहाँ पर जो दे रहा है सकल घरेलू उत्पाद, उसके बाद से कहा है जी आधार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल मूल्य संवर्धन वर्धन, उसके बाद से सकल राष्ट्रीय आय, उसके बाद से सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन होता है जी। तो यहाँ पर जो बढ़ाएंगे घीस पीट के जो बचेगा वो सबसे कम होगा। यहाँ पर 2 नंबर जो होता है सबसे कम होता है, और उसके बाद से देखेंगे तो उसके बाद से आता है राष्ट्रीय आय की मात्रा का। यहाँ पर 3 नंबर उसके बाद से हो जाएगा। उसके बाद से जीडीपी की मात्रा तब आती है, और सबसे अंत में और सबसे ज्यादा कौन होती है, सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय होती है, इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसको आज याद कर लीजिएगा कि सबसे अधिक कौन सी होती है कि मात्रा में, अगर देखा जाए राष्ट्रीय आय के लेखांकन मात्रा में, यहाँ पर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में विचार करना है। निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में विचार करना है। विचार कैसा करना है, यहाँ पर मेरा सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास का मान घटने पर प्राप्त होता है। जीडीपी में से मूल्य ह्रास का मान घटने पर प्राप्त होता है। उसके बाद से जीडीपी वाली 2 अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उपभोग मूल्य वाली अर्थव्यवस्था का एनडीपी उच्चतर होगा। एनडीपी को कह रहा है कि उच्चतर होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन का तरीका क्या है जी, तो यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2 करके दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीपी के संदर्भ में जो है, यहाँ पर 1 नंबर जो है एनडीपी का फॉर्मूला ही होता है। एनडीपी का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। एनडीपी का फॉर्मूला होता है मूल्य ह्रास। अब यहाँ पर कहिएगा ये कैसे जी, यहाँ पर जीडीपी कहते हैं किसको है। जीडीपी का परिभाषा आप लोग को याद होगा कि एक देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुएं सेवाओं के, गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, उनके उत्पादित मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, सीमा के भीतर चाहे विदेशी ही क्यों ना उत्पादित करे, उसको क्या कहेंगे, जीडीपी कहते हैं। लेकिन इसके उत्पादन में जितनी भी वस्तुएं, मान लीजिए मशीन से, जिस मशीन से बन रहा है वो घिस भी तो रहा है जी, घिस रहा है, पिट रहा है। मान लीजिए कि कोई 1 लाख वस्तु बना, उसमें से क्या हुआ 10 कहीं पर आग भी लग गया वो कंपनी में, तो ये सब का कहाँ चला जाता है, तो मूल्य ह्रास में चला जाता है। तो जीडीपी किसको कहेंगे, कुल उत्पादन, जितना भी उत्पादन हो गया उसको कह देंगे। लेकिन उससे क्या हुआ, मशीन घिसा, कहीं पर आग लगा, तो उसको मेंटेन करना है, तो कंपनी को जो लॉस हुआ उसको कम करना है। तो उन सबको कम करने के बाद हम लोग को एनडीपी की प्राप्ति होती है। यहाँ पर 1 नंबर सही है। लेकिन दूसरा नंबर दे रहा है समान जीडीपी वाली 2 अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूंजीगत व्ययों के लिए अधिक उपभोग मूल्य वाली अर्थव्यवस्था का एनडीपी उच्चतर होगा। तो यह ऐसा निश्चित नहीं है कि उच्चतर ही होगा। दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, क्या विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार कर लेना है। सही का विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है प्रतिगामी कर वह कर है जिसमें कर भार निम्न आय वर्ग पर असमान रूप से अधिक पड़ता है। उसके बाद से है सभी अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर, यहाँ पर दोनों के दोनों एकदम सही है। यहाँ पे प्रगामी और प्रतिगामी के संदर्भ में समझते होंगे, तो वैसा कर जिस पर मतलब कि अंधा लाठी की तरफ देखे। एक प्रगतिशील होता है और एक प्रतिगामी होता है। तो प्रगतिशील किसको कहते हैं जी, तो प्रगतिशील कर व्यवस्था को कहते हैं, मतलब कि देख कर टैक्स लिया जाए कि जो ज्यादा है, जो आगे ज्यादा ऊंचा है या फिर कहें तो विकसित है, उस पर कौन टैक्स लेना, सॉरी उससे ज्यादा टैक्स लेना, ताकि वो उसके विकास पर कोई बाधा ना पड़े। मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि उस पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। जैसे अंबानी पर मान लीजिए कि 50 करोड़ का टैक्स लग जाए अंबानी जी पर। अंबानी आदरणीय है, भले ही कुछ भी हो, आदरणीय है। ऐसे कि इतना लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो अंबानी जी पर मान लीजिए धीरूभाई नहीं, मुकेश अंबानी जी को ले लीजिए, उन पर ज्यादा टैक्स लग जाए। और वहीं पर यहाँ पर हमारे रमुआ जी हैं जो कि सब्जी की दुकान चलाते हैं, रोज के रोज 500 रुपये कमाते हैं, तो इन पर 0 रुपये टैक्स लग जाए। और चाहे यहाँ पर बाबू साहब हैं, टीका कितना रुपये कमाते हैं, तो मान लीजिए 30,000 रुपये महीना कमा लेते हैं, तो इन पर 2% का टैक्स लग जाए, चाहे 1% का टैक्स लग जाए, ऐसा थोड़ा सा टैक्स लगे, इन पर ज्यादा टैक्स लगे, इसको प्रगतिशील कहते हैं। वहीं पर प्रगामी जो होता है, प्रगामी जो यहाँ पर दे रहा है, कहता है कि 100 पर 1 बराबर टैक्स। तभी 100 पर 1 बराबर टैक्स अंबानी जी पर, मुकेश भाई अंबानी जी पर एक ही उतना ही टैक्स, और यहाँ पर रमुआ जी पर जो कि 500 रुपये एक दिन में कमाते हैं उतना ही टैक्स, और यहाँ पर ही जो बाबू साहब हैं इन पर भी उतना ही टैक्स, मतलब 1-1 रुपये सब से लेना, इसको प्रतिगामी कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों पूरा परिभाषा के साथ दिया हुआ है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ की राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ की राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में विचार करना है। कैसा विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार कर लेना है। राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है विगत 1 दशक में प्रत्यक्ष कर संग्रह अप्रत्यक्ष कर संग्रह से लगातार कम रहा है।
विगत एक दशक में प्रत्यक्ष कर संग्रह अप्रत्यक्ष कर संग्रह से लगातार कम रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, लगातार कह रहा है कि एकदम कोई टूट-भांग हुआ ही नहीं है, एकदम तरीका से चल रहा है। इसका से विगत एक दशक में राजकोषीय घाटा लगातार घटता रहा है। लगातार और एक समान अर्थव्यवस्था, इसलिए कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पर एक चांस भी देख लिया तो अर्थव्यवस्था एक तरह से आसान क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हुआ, फटाक से आंसर बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि लगातार कभी इकोनॉमी, आप लोग देख सकते हैं कि इकोनॉमी की स्थिति कभी एक समान, चाहे कुछ भी कोई भी वस्तु हो, उसका दाम हमेशा ऊपर-नीचे, सुबह में कुछ तो शाम को कुछ, ऐसे जैसे शेयर मार्केट का मूल्य सेकंड में ऊपर-नीचे जाते रहता है, वैसे भी है कि कर का प्रतिशत, कर जो होते हैं या फिर राजकोषीय घाटा हो, ये सभी के सभी ऊँचे-नीचे आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी 1 सेकंड के मतलब कुछ आज एक साल के लिए एक जैसा रह गया तो विश्वास करना ही असंभव है। यहाँ पर कह रहा है कि दोनों के दोनों लगातार ही करते रहते हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। इसको याद रखिएगा, कांसेप्ट सबसे ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार कांसेप्ट क्लियर हुआ, उसके बाद से फटाफट इकोनॉमी का क्वेश्चन बनते चला जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कार्य प्रभावी राजस्व घाटा को परिभाषित करता है? प्रभावी राजस्व घाटा को परिभाषित करने वाला कौन सा है? यहाँ पर दे रहा है। आप लोग प्रभावी राजस्व घाटा के संदर्भ में काफ़ी बार पढ़े होंगे, करंट अफेयर्स में भी काफ़ी समय तक ही रहा है और न्यूज़पेपर में भी इसके संदर्भ में तो हिंदू में कई बार छपे हैं इसके संबंध में आर्टिकल। यहाँ पर दे रहा है, यह एक वित्त वर्ष में आयातों और निर्यातों के बीच का अंतर है। आयातों और निर्यातों के बीच का अंतर है जी। इसके बाद दे रहा है, यह राजकोषीय घाटा और उधार लिए गए ऋणों पर सरकार द्वारा किए गए ब्याज भुगतान का अंतर है। राजकोषीय घाटा और उधार लिए गए ऋणों पर सरकार द्वारा किए गए ब्याज का भुगतान का अंतर है जी। उसके बाद से दे रहा है, यह राजस्व घाटा और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए दिए गए सहायता अनुदान का अंतर है। तो यहाँ पर जो है आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग प्रभावी राजस्व घाटा के संदर्भ में देखेंगे, यहाँ पर पहले होता था केवल एक चीज करना होता था, राजस्व घाटा कितना हो गया। तो राजस्व घाटा किसको कहते हैं जी? तो मतलब कि एक तरह से कहा जाए, जितना ऋण लेना पड़े, एकदम साधारण शब्द में समझिए, जितना हम लोग को विदेश से ऋण लेना पड़े उसको राजस्व घाटा कहते हैं। लेकिन ऋण लेने के बाद जितना पैसा जो है हम लोगों ने पूंजीगत आस्तियों में खर्च कर दिया है, पूंजीगत आस्ती मतलब ऋण लिए, भारत सरकार ने मान लीजिए कि विश्व बैंक से ही 1 लाख रुपया ऋण लिया, 1 लाख रुपया ऋण लिया और लेकिन उसमें से क्या किया? तो इसको क्या कहेंगे? राजस्व घाटा कह देंगे कि विदेश से ऋण लिया गया है। लेकिन ये 1 लाख में से क्या किया जी भारत सरकार ने? मान लीजिए कि 30,000 रुपए ले लीजिए, 30,000 क्या कर दिया? तो ले आकर रेल की पटरी बिछा दिया। अब रेल का पटरी भारत सरकार ने बिछा दिया तो राजस्व घाटा जो होगा 1 लाख रुपया होगा। लेकिन प्रभावी राजस्व घाटा करेंगे तो 1 लाख में से 30,000 घटा देंगे तो बच कितना जाएगा? तो 70,000 मात्र जो प्रभावी राजस्व घाटा होगा। पहले इसको राजस्व घाटा एक सीधे कह देते थे, मुँह उठाए बोल दिए कि राजस्व घाटा कितना है? तो 1 लाख है। लेकिन अब जो कहा जाता है 70,000 जो है वास्तविक है। काहे जी? तो ये जो 30,000 रुपया लगा है, इससे तो अगले 1 से 2 साल में जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होगा, सरकार को आय होने लगेगा। सरकार को आय होने लगेगा तो आय, इस आय से ही 30,000 रुपए भरने में कितना समय लगेगा? 30,000 रुपए का। तो यहाँ पर यह खुद से ही इस जो आया है उसको पूर्ति कर सकता है। लेकिन 70,000 जो है अब ईद मोबाइल बाँटने में, मोबाइल छोड़िए, एथी मान लीजिए कि एथी बाँटने में, कोई सामान बाँटने में ही लग जाए, सब्सिडी बाँटने में लगा दिया जाए, तो इससे तो ज़्यादा आय होगा नहीं। यह ऋण होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, सी नंबर हम लोग का पहले ही बता चुके हैं आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएलएफएस कहते हैं। इस साप्ताहिक वर्तमान स्थिति पद्धति के अंतर्गत किसी व्यक्ति को नियोजित माना जाता है यदि उसने, किसी व्यक्ति को नियोजित कब माना जाता है? तो यहाँ पर जो दे रहा है कि पिछले सप्ताह में कम से कम 3 दिन कार्य किया हो, सप्ताह में 3 दिन कार्य किया हो तो उसको पीएलएफएस में नियोजित माना जाता है। यहाँ पर दे रहा है कि पिछले 7 दिनों में किसी भी 1 दिन कम से कम कार्य किया हो तो उसको नियोजित मान लिया जाता है। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, 1 सप्ताह पर यही होता है। अर्थात किसी व्यक्ति को, इसीलिए तो इसकी आलोचना की जाती है पीएलएफएस की। अब बताइए, कोई व्यक्ति है जो 7 दिन तक 1 सप्ताह में 1 दिन काम करता है और 6 दिन मौके पर बैठ के खाता है, तो उसको मान लिया जाता है कि चलिए ये तो रोजगार में है, नियोजित है जी। तो बताइए, एक दिन की कमाई से इस समय का जीवन चल जाएगा, लेकिन सरकार कहती है कि वाह, उसको तो रोजगार मिल चुका है, रोजगार नियोजित है उसको। तो इसीलिए पीएलएफएस की काफ़ी आलोचना की जाती है कि सप्ताह में 1 दिन जिसको काम मिल गया उसको कह देते हैं कि नियोजित हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मार्जिनल यूटिलिटी वक्र क्या चित्रित करता है? मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी वक्र क्या चित्रित करता है जी? मार्जिनल यूटिलिटी वक्र का जो संबंध है, यहाँ पर दे रहा है, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि उपभोग की गई वस्तु की मात्रा के बीच का जो संबंध होता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर कोई वस्तु जो है, मान लीजिए कि एक-एक रसगुल्ला सबके लिए है, एक-एक रसगुल्ला सब किसी को मिलेगा, मान लीजिए 4 आदमी यहाँ पर हैं और 4 आदमी को एक-एक रसगुल्ला मिल चुका है। तो यहाँ पर 4 गो रसगुल्ला है, 4 आदमी को देना है, लेकिन एक आदमी है जो बाबू साहब हैं, ये क्या करते हैं, एक रसगुल्ला तो पहले अपना फटाक से एके बार में खा जाते हैं और क्या करते हैं, इनके पास जाते हैं, कहते हैं बा थोड़ा-सा और दे दीजिए। ये क्या करते हैं, थोड़ा-सा तुर के इनमें से खा लेते हैं। फिर से इनके पास जाते हैं, थोड़ा-सा तुर के थोड़ा-सा खा लेते हैं। ये अतिरिक्त मतलब कि इनको ढेर निमन लगता है। इन लोग को मान लीजिए कि इन तीनों आदमी को डायबिटीज़ है।
तो डायबिटीज है तो इनके लिए अच्छा ही ना है कि इन लोगों के लिए थोड़ा सा बाबू साहब इनको कुछ नहीं हुआ है, एकदम स्वस्थ है, मस्त है। और इन आदमी लोग को डायबिटीज है तो क्या करेंगे? ये तो खुश होंगे कि चलिए थोड़ा सा अब हम लोग को स्वाद भी मिल गया और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा, डायबिटीज भी कम रहेगा। यहाँ पर वही अतिरिक्त उपभोग की गई मात्रा से इनको ज़्यादा संतुष्टि मिल जाएगा और इनको भी संतुष्टि मिलेगा कि खाई वो किए हैं, थोड़ा सा कम भी रहा है तो हम लोग को डायबिटीज भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यही मात्रा के संबंध को दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन भी नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, नहीं तो हम लोग का टारगेट टूट जाता है, हमेशा टूटता ही रहता है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट आगे निकल जाता है हम लोग। फिर भी कोशिश करेंगे कि 1 घंटा में ही हो जाए। यहाँ पर दे रहा है कि ट्रांसफर प्राइसिंग तंत्र के संदर्भ में, ट्रांसफर प्राइसिंग एक तो तंत्र है, इसको आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर दे रहा है के संदर्भ में सेफ हार्बर पद संदर्भित करता है, सेफ हार्बर। यहाँ पर दे रहा है कि सेफ हार्बर भी एक टर्म है जो कि हमेशा सुर्खियों पर आता है। यहाँ पर दे रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग तंत्र से छूट प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं का समुच्चय है। उसके बाद से है उन शर्तों का समुच्चय जिन पर कर प्राधिकरण करदाता द्वारा घोषित ट्रांसफर प्राइस को स्वीकार करते और इसके बाद से है उचित मूल्य निर्धारण पद्धति पर एक मूल कंपनी और उनकी सहायता कंपनी के मध्य समझौता। उसके बाद से विशेषीकरण ट्रांसफर प्राइसिंग जांच से करदाताओं की एक श्रेणी को छूट देना है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग तंत्र के सेफ हार्बर को ज़्यादातर बेहतर तरीका से आप लोग जानते होंगे। मान लीजिए कि सेफ हार्बर को ही एक तरह से आसान शब्दों में समझते हैं। सेफ हार्बर, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि गलती कर दिया, कोई गलती कर दिया। सेफ हार्बर को सबसे पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं, ज़्यादा इस पर कॉम्प्लेक्स तरीका से नहीं समझेंगे, कैसे कि इतना एग्जाम का समय अब नज़दीक आ चुका है। सेफ हार्बर किसको कहते हैं? तो मान लीजिए कि आपने कोई गलती कर दिया और पहले ही जो आपके घर के मालिक जो है उन्होंने कंडीशन लगाया। मान लीजिए कि आपसे गलती हो गया, तो आप कोई एक घर का अच्छा काम कर दीजिएगा तो आपको थोड़ा-सा छूट मिल जाएगा। ना तो आप लोगों ने आपने जो गलती किया है और घर के लोग को पहले ही से नियम लगाए कि मान लीजिए कोई गलती करके आता है तो यहाँ पर एगो अच्छा काम कर देना है। दिन भर खेल के आए, पढ़ाई नहीं किए, तो गलती हो गया। घर पर दिन भर खेल के आए, पढ़ाई नहीं किए तो गलती हो गई। लेकिन पापा ने क्या कहा है कि दिन भर खेल के आओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो गलती है, लेकिन घर पर आते ही क्या करना है? घर पर आते ही 1 कट्ठा खेत कोड़ देना है। बस पापा खुश हो जाएँगे। तो ये 1 कट्ठा जो खेत कोड़ दिया जाता है, ये बचने का एक तरीका है। इसको पापा जी क्या करेंगे? छोड़ देंगे, पीटेंगे नहीं। तो इसी को कहेंगे सेफ हार्बर का एक ज़ोन दे दिया जाता है, कंपनियों को भी मिलता है ये। साधारण शब्दों में इसको समझे हैं। यहाँ पर करदाताओं मतलब जो कर देता है उसको भी ऐसे ही छूट दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहा पद पराना वैलीज़ है यहाँ है। पराना वैलीज़ क्या है जी? तो यहाँ पर दे रहा है कि ब्राज़ील के निकट दक्षिण अटलांटिक महासागर में हाल ही में खोजी गई एक गहरी समुद्री गर्त प्रणाली है। कह रहा है कि गहरी समुद्री गर्त प्रणाली है जी। और उसके बाद से है पराना वैलीज़। उसके बाद से मंगल ग्रह की प्रमुख प्राचीन नदी जल निकासी प्रणालियों में से एक, जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा मानचित्रित किया गया है। तो यहाँ पर पराना वैलीज़ का संबंध यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से ही है कि जो मंगल ग्रह की एक नदी नलिका है। पहले माना जाता है कि मंगल ग्रह पर भी मानव जीवन था और वहाँ पर भी नदियाँ थी, तालाब थे, तो कुछ इस तरह से नलिका बनी हुई है। नदी जालिकाएँ ब बनी हुई है जो कि जैसे कि हम लोग एक तरह से देखें तो पृथ्वी पर ही देख लीजिए। तो पृथ्वी पर आप लोग नदी प्रणाली को देखिएगा, जो नदियाँ सूख जाती हैं तब भी वहाँ पर गड्ढे रहते हैं। जैसे कि दक्षिण की नदियाँ को ले लीजिए, ये दक्षिण की नदियाँ ठंड गर्मी जो बरसात के दिनों में पानी रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मी का दिन आता है, 1 वर्ष तक मार्च या अप्रैल का महीना देखिएगा तो यहाँ पर पानी सूख जाता है, लेकिन यहाँ पर गर्त दिखाई देता है और दूर से सैटेलाइट से भी दिखाई देता है। यही जो गर्त जो दिखाई देता है उसी को पराना वैलीज़ का नाम दिया गया है। कहाँ पर जी? तो मंगल ग्रह पर जो नदियों का जाल एक तरह से गड्ढा-गड्ढा नदियों की तरह दिखाई देता है। आप लोग से इस पर वीडियो भी देखे होंगे, मतलब कि मंगल ग्रह पर एक ठो वीडियो बना है जो कि 4K नामक चैनल ने बनाया है कि किस तरह से ये नदियाँ दिखाई देती हैं, किस तरह से गर्त बने हुए हैं, जिससे प्रमाण मिलता है कि मंगल ग्रह पर भी कभी नदियाँ बहा करती थी, चाहे वो जल की हो, चाहे किसी अन्य पदार्थ की हो, किसी अन्य द्रव की भी हो। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो जो वैली घाटियाँ दिखाई देती हैं, पूरे मंगल ग्रह पर जहाँ-तहाँ ये घाटियाँ तरह दिखाई देती हैं, तो इन्हीं को कहा गया पराना वैलीज़ नाम दिया गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पराना वैलीज़ को ध्यान में रखिए, ये मत मार दीजिएगा कि जो पराना क्या है जी? तो पराना किसकी राजधानी है? पराना जो है किस देश की राजधानी है जी? यहाँ पर हम भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि यहाँ पर लैटिन अमेरिका में कोई देश है जिसका नाम है, आप लोग को बताना है कि पराना किस देश की राजधानी है। हम कुछ समय बाद बताएँगे, तब तक आप लोग दिमाग में लाते रहिए कि पराना किस देश की राजधानी है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य और कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन संधि, जिसको आईटीपीजी-आरएफए के संदर्भ में आईटीपीजी-आरएफए के संदर्भ में अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं और एकदम नवीन लगते हैं, तो यही क्वेश्चन जला के भस्म करने का काम करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन्स को कुछ तरह से छोड़ने का काम कीजिएगा, क्योंकि ये जो होते हैं जला के भस्म करने वाला, अगर पता है आईटीपीजी-आरएफए ये कभी ज़्यादातर सुर्खियों में नहीं रहता है। ये जो है कुछ समय पहले इसके संदर्भ में यहाँ पर जो चर्चा में आया था, यह ज़्यादा चर्चा में रहने वाला विषय नहीं है। जो चर्चा में नहीं रहता है वही जाके जला के भस्म करता है परीक्षा में, बड़े-बड़े धुरंधर लोगों को। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग देख लेते हैं इसके संदर्भ में क्या पूछा गया है जी, तो सही कथन पूछा गया है।
सही कथन पूछा गया है। तो यहाँ पर और ऑप्शन का तरीका क्या है, एक दो, एक केवल दो, एक और तीन, एक दो तीन, ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं। इसे एफएओ के तत्वाधान में अपनाया गया है। इसे कुछ दिन पहले ही हम शायद टेस्ट नंबर 19 में इसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था शायद, कि इसका जो रिपोर्ट होता है 5-5 वर्षों में जारी किया जाता है। इस पर हमने बताया था इसको। अब इसके बाद से है, यह फसल आनुवांशिक विविधता के प्रति समर्पित पहला कानून के रूप में बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। उसके बाद से भारत इस संधि का पक्षकार है। तो भारत इस संधि का पक्षकार है, तो एकदम सही है। जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और एफएओ के तत्वाधान में है, तो भारत शामिल होगा ही। ऐसी की सबसे बड़े अन्न उत्पादकों में भारत शामिल है। यह आनुवांशिक विविधता के प्रति समर्पित है, पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो एकदम सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन से ही थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पादप आनुवांशिक संसाधन संधि। तो पादप आनुवांशिक संसाधन संधि आज तक कोई आप लोगों ने सुना होगा कि जो कि रोटरडेम कन्वेंशन, जो कि यहाँ पर आनुवांशिक परिवर्तन को रोकता है और यहाँ पर यह रक्षा करता है। एफएओ का मुख्य कार्य है। तो तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम लोगों ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी कवर किया था। जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो बैठक होता है, वो 5 वर्षों पर उसका बैठक होता है, वही देख रेख करता है। हम लोगों ने इसको पहले भी कवर किया था ITPGRF को। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हिंटरलैंड ब्रू। यहाँ पर आप लोग देखिएगा इसको। यहाँ पर जो दे रहा है कि हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध स्वर्ण तस्करी को रोकना है। ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू अवैध स्वर्ण तस्करी को रोकने की बात करता है। इसके बाद से महाराष्ट्र के वर्धा में एक गुप्त कृत्रिम मादक पदार्थ निर्माण इकाई को ध्वस्त करना। तो इतना बड़ा दे रहा है कि हिंटरलैंड ब्रू, और दे रहा है कि पंजाब के अतिरिक्त क्षेत्रों में अवैध शराब पर कार्रवाई करना। उसके बाद पश्चिमी घाट के माध्यम से होने वाली विदेशी वन्य जीवों की तस्करी को रोकना। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र की वर्धा में जो है गुप्त कृत्रिम मादक पदार्थ के निर्माण की इकाई को ध्वस्त करने के लिए वहाँ की पुलिस ने चलाया था हिंटरलैंड ब्रू। लेकिन काफी बेहतर तरीके से, जैसे कि आप लोग कुरुक्षेत्र फिल्म देखे होंगे, न्यूज में था या बहुत पहले न्यूज में था। जैसे कुरुक्षेत्र फिल्म देखे होंगे, कुरुक्षेत्र में संजय दत्त जिस तरह से शराब की फैक्ट्री को नष्ट करता है, बहुत बड़ी बड़ी शराब की फैक्ट्री को नष्ट करता है, तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ हीरोइक दिखाया गया था यहाँ के पुलिस द्वारा। तो इसीलिए इसको रखा गया है, काफी सुर्खी में था यह। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बियर मार्केट के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। बियर मार्केट के संदर्भ में विचार करना है। और इसके बाद दे रहा है, यह उस बाजार को संदर्भित करता है जो बढ़ रहा होता है। उस बाजार को संदर्भित करता है जो बढ़ रहा होता है। उसके बाद से दे रहा है, यहाँ पर सही कथन चयन करना है। सही कथन का चयन करना है यहाँ पर। और ऑप्शन का तरीका क्या है जी? तो केवल एक, यहाँ पर केवल दो, एक और तीन, एक और तीन। यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे एलिमिनेशन मेथड इसमें लगने वाला है बियर मार्केट के संदर्भ में। बढ़ रहा है बियर मार्केट, आप लोग सुनेंगे बुल एंड बियर। शेयर मार्केट में दो टर्म होते हैं, एक होता है बुल, मतलब बुल, और एक होता है बियर। तो बुल और बियर का अर्थ जो समझता है, इसको क्वेश्चन को आराम से बना सकता है। बुल और बियर आप लोगों ने पढ़ा होगा शेयर मार्केट से जो भी। इसके बाद तेरा बियर मार्केट में निवेशक स्टॉक को खरीदने के स्थान पर अपने स्टॉक को शीघ्रता से बेचने का प्रयास करते हैं। इसके बाद इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तथा रोजगार का स्तर ऊंचा होता है। तो बियर मार्केट, हम लोग बुल और बियर को समझ लेंगे तो फटाक से आंसर निकल जाएगा। बुल क्या कहते हैं जी? तो एक शक्तिशाली निवेशक होते हैं, या फिर कॉरेजियस निवेशक होते हैं, जो कि क्या करते हैं जी? तो अधिक से अधिक शेयर खरीद लेते हैं। कम मूल्य, जैसे ही कोई शेयर दिखता है उनको फटाक से खरीद लेते हैं और उसको अपने पॉकेट में रख लेते हैं। जैसे ही मूल्य बढ़ता है तो अब जाके बेचते हैं, कभी भी बेचते नहीं है एकदम। जैसे कहते हैं ना कि जो बाघ होता है ज्यादा दहाड़ता नहीं है, और वो क्या करता है, आराम से शिकार करता है, ज्यादा दहाड़ता नहीं है बाघ। तो इसको वही काम करते हैं जो बुल टाइप के जो आदमी होते हैं, वे अधिक से अधिक शेयर खरीद लेते हैं। जैसे कि ठीक है, अडानी को ही माना जाता है, हमारे अडानी जो है आदरणीय है। तो अडानी जो है इस तरह से बुल माने जाते हैं। क्यों जी? क्योंकि अब बड़े बड़े शेयर को खरीद लेते हैं। कंपनी खाते में भी चल रही है तब भी वो बैठे रहते हैं दमी साथ के। जो यह कंपनी को लाभ होता है तो यह जाकर शेयर बेचते हैं और ज्यादा लाभ कमा लेते हैं। इसी से कम जो अडानी जो बढ़े हैं एकदम गरीब आदमी से, इतना आगे कैसे बढ़े? तो बुल बने। और बियर का होते हैं जी? तो बियर जो होते हैं, जैसे ही शेयर कम होता हुआ मूल्य देखते हैं कि शेयर मार्केट का मूल्य जैसे ही कम हो, तुरंत के तुरंत अपना शेयर बाजार में बेच देते हैं। इससे क्या होता है? बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होती है। और यहाँ पर जो होता है, जो बुल टाइप के आदमी होते हैं, लंबे समय तक शेयर को धारण करते हैं, मुट्ठी में बांधे रहते हैं, हिम्मत बनाए रखते हैं, तो देश का विकास होता है इससे। तो यहाँ पर दे रहा है कि जो बढ़ रहा है, तो बियर मार्केट से तो घटेगा ना जी। जैसे ही बेचा जाएगा तो शेयर मार्केट अस्थिर होगा, देश का विकास भी अस्थिर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा एक नंबर गलत है, दूसरा नंबर एकदम सारा सर सही है। चिल्ला चिल्ला के ऑप्शन यहाँ हमारा आंसर दे रहा है कि जैसे ही बेचने का प्रयास करते हैं, दे ही रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर दे रहा है कि रोजगार का स्तर ऊंचा होता है, तो एकदम सारा सर गलती है। क्योंकि रोजगार का स्तर ऊंचा नहीं बल्कि गिर जाता है जब शेयर मार्केट में अस्थिरता उत्पन्न होगी, कंपनी में अस्थिरता उत्पन्न होगी। कंपनी में जब अस्थिरता उत्पन्न होगी तो रोजगार का स्तर गिरते चला जाएगा और कंपनियां अपना छटनी शुरू कर देंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। GLP-1 रिसेप्टर पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है? GLP-1 रिसेप्टर का पद का प्रयोग यहाँ पर दे रहा है कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोध के लिए फसलों के आनुवंशिक संशोधन में। तो कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोध के लिए फसलों के आनुवंशिक संशोधन में भी। उसके बाद से दे रहा है उपग्रह आधारित नेविगेशन और स्थिति निर्धारण प्रणालियों के विकास में। उसके बाद से वन्य जीव संरक्षण में
प्रयुक्त रेडियो टेलीमेट्री तकनीक में। उसके बाद से है रक्त शर्करा स्तर के नियमन तथा शरीर के वजन नियंत्रण में। तो यहाँ पर जो है जो GLP-1 रिसेप्टर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से जुड़ा हुआ है, जो रक्त शर्करा के स्तर नियमन का काम करता है। जो पहले मधुमेह का जो होता था, लोगों को जो मधुमेह पहले होता था, एक ही तो इलाज होता था, तो इंसुलिन से जुड़ा हुआ दवाई खाइए और जीवन भर दुख बिटोरते रहिए। मतलब कि हर तरह से बाधा उत्पन्न होती थी, इंसुलिन की दवाई खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, केवल और कोई बुद्धि नहीं है, कोई खत्म तो होता नहीं है मधुमेह पहले जो होता था। जो मधुमेह एक बार व्यक्ति को हो जाएगा, चाहे किसी के शरीर में ऐसे मधुमेह भी नहीं हुआ, फिर भी शर्करा का स्तर बढ़ गया, एक-एक बुद्धि था, चलिए इंसुलिन ले लीजिए। लेकिन अब जो है यह एक तरीका आया है जिसका नाम है GLP-1 रिसेप्टर। इससे मतलब मधुमेह की अस्थायी इलाज के लिए एक दरवाज़ा दिख रहा है। ये रिसेप्टर का प्रयोग कर दिया जाए तो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कम किया जा सकता है और जिससे शरीर का वजन भी कम हो जाता है। शरीर में चीनी की मात्रा अधिक होने से भी शरीर का वजन बढ़ता है। अभी मधुमेह के संदर्भ में तो इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है कि मधुमेह ठीक ही हो जाएगा, लेकिन शरीर का वजन घटाने में प्रमुख रूप से सहायक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में विचार कर लेना है और कैसा विचार करना है जी, तो यहाँ पर दे रहा है, यह सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने का एक उपयोगी साधन है तथा हानिकारक या सीन गुड्स के उपयोग पर नियंत्रण कर सकता है। इसके बारे में पूछा जा रहा है जी, तो अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में। अप्रत्यक्ष कर जो है यहाँ पर सीन गुड्स के उपभोग को कम करने का। सीन गुड्स किसको कहते हैं, इसको आप लोग जानते ही होंगे, शायद हमने कुछ समय पहले नहीं बताया अभी, आप लोगों को पता होगा सीन गुड्स कहते हैं किसको हैं। यहाँ पर अप्रत्यक्ष करों को सामान्यतः मुद्रास्फीतिकारी प्रकृति का माना जाता है। अप्रत्यक्ष करों का माना जाता है जी, तो मुद्रास्फीतिकारी। तो यहाँ पर क्या चुनना है जी, तो सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर दोनों का दोनों एकदम सही है। यहाँ पर सीन गैस के बारे में सीन गुड्स के संबंध में समझ लीजिए, मादक पदार्थों को सीन गुड्स कहते हैं। मादक जितने भी होते हैं जैसे सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, ये सभी जितने होते हैं, ये सभी के सभी जो होते हैं सीन गुड्स होते हैं। इनसे अप्रत्यक्ष कर जब लगाया जाता है तो इन पर ज़्यादातर अप्रत्यक्ष कर ही लगाया जाता है। मतलब कि अमीर आदमी को भी एक तरह से कहा जाए कि अगर मान लीजिए कि पान मसाला के पुड़िया ले लीजिए, ₹10 का जब मिलता है, तो अमीर आदमी को जितना मिलेगा उतना में ही गरीब आदमी को भी मिलेगा। तो अप्रत्यक्ष कर इस पर लगता है, प्रत्यक्ष कर ज़्यादा नहीं लगता है। प्रत्यक्ष कर, तो इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन सामान्यतः किस संदर्भ में चर्चा में रहता है? प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो है किस संदर्भ में चर्चा में रहता है जी, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। स्मार्टफ़ोन के लिए उन्नत लिथियम आयन बैटरियों के विकास में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। उसके बाद से हाइड्रोजन फ्यूल सेल एवं इलेक्ट्रोलाइज़र जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में। उसके बाद से बड़े पैमाने पर समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्रों में प्रयुक्त कृत्रिम झिल्लियों में। तो आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का संबंध जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जो है इलेक्ट्रोलाइज़र जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकी में इसका काम किया जाता है। जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो वर्तमान समय में हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक सेल जो बनाई जा रही है, जो कि हाइड्रोजन गैस से जो अब गाड़ियाँ चलती हैं, ये गाड़ियाँ जैसे हम लोग सीएनजी भरते थे, यहाँ पर सीएनजी भर के चलाते थे, अब हाइड्रोजन भर के चलाने की बात हो जा रही है, तो उसी में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का प्रयोग होगा, जो कि जो अवांछित रूप से एक तरह का छन्ना पत्र की तरह ही काम करेगा। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र होते हैं, जब यहाँ से इससे जब हाइड्रोजन जाता है तो इससे क्या होता है जी, तो यहाँ से जब विद्युत बनने के बाद कुछ-कुछ ऐसी भी हाइड्रोजन की मात्रा होती है जो बाहर निकलने का प्रयास करती है। लेकिन यहीं पर लगा दिखा दिया जाएगा, तो हाइड्रोजन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को छोड़कर जल और CO2 की मात्रा को बाहर निकाल देंगे और हाइड्रोजन कहेंगे कि वापस जाओ और फिर अपना कन्वर्ट करके बिजली बनाकर तब बाहर निकलो। H2 को निकलने का अनुमति ही नहीं देते हैं। H2O को कहते हैं कि निकलो जल्दी, तुम्हारा मुँह बसा रहा है। यहाँ पर इसको H2O को निकाल देते हैं और यहाँ पर CO2 को कहते हैं बाल बहुत गर्म है तुम, भागो यहाँ से। तो CO2 को भी निकाल देते हैं, लेकिन H2 को आते कहते हैं वाह! अभी कहाँ, आपका तो काम ही खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर 2 नंबर सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकल्प एवं वायदा व्यापार के संदर्भ में कोई कॉल ऑप्शन कब इन द मनी माना जाता है? यहाँ पर इन द मनी आप लोग एक बार समझिएगा तो फटाक से आंसर बन। इन द मनी को देखना है। यहाँ पर देखा जब आधारभूत परिसंपत्ति जो है बाजार मूल्य स्ट्राइक मूल्य से कम हो तो इसको इन द मनी कहते हैं जी। या फिर दूसरा नंबर दे रहा है जब आधारभूत संपत्ति का बाजार मूल्य स्ट्राइक मूल्य से अधिक हो, तो इसी को कॉल ऑप्शन कर्व कहते हैं या फिर इन द मनी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूरा परिभाषा के साथ ही दिया हुआ। अब हम लोग एक बार इसको अगर पूरा वायदा बाजार के संदर्भ में पढ़ना शुरू करें तो बहुत समय लग जाएगा, इतना समय हम लोग पास है नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कैसा विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार कर लेना है। और यहाँ पर दे रहा है सुर्खियों में रहे दर्रे और राज्य, कौन सा दर्रा किस राज्य में है, सुमेलित है या फिर नहीं। यहाँ पर दे रहा है चोला दर्रा और कह रहा है कि लद्दाख में है। चोला दर्रा लद्दाख में है जी। उसके बाद से दे रहा है सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में और इसके बाद से दे रहा है कि बोमडिल्ला दर्रा सिक्किम में है। यह कहाँ पर है जी, तो जो चोला दर्रा है यह जो है
चोला दर्रा यहाँ पर लद्दाख में नहीं है, बल्कि यह नॉर्थ ईस्ट राज्यों में स्थित है। नॉर्थ ईस्ट में जो है सिक्किम में है, सिक्किम में है। ये कहाँ पर है जी? तो नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम में है चोला दर्रा। तो यहाँ पर लिख दे रहा है कि लद्दाख में है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर सिपकिल्ला दर्रा जो दे रहा है कि हिमाचल प्रदेश में है। तो सिपकिल्ला दर्रा यहाँ पर एकदम हिमाचल प्रदेश में है। अब इसी को खोलने की बात की जा रही है। 1962 में जब युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर थोड़ा-सा बंद किया गया था कुछ अब जो है कि यहाँ से व्यापार करने की बात की जा रही है, चीन के साथ जुड़ाव करने की बात की जा रही है। उसके बाद से दे रहा है बोमडिल्ला दर्रा और कह रहा है कि कहाँ पर है जी? तो सिक्किम में है, तो यह गलत हो जाएगा। क्योंकि कहाँ पर है बोमडिल्ला दर्रा? अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि सिक्किम में है। तो यहाँ पर 3 नंबर गलत, 1 नंबर गलत, ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर केवल 1। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन-सी आय के चक्रीय प्रवाह की विशेषता या विशेषताएँ हैं? आय के चक्रीय प्रवाह की विशेषताएँ हैं। यहाँ पर क्या चुनना है जी? तो सही कथन का चयन करना है। आय के चक्रीय प्रवाह के संदर्भ में यहाँ पर दे रहा उत्पादक जनता के उपभोग के लिए अंतिम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उत्पादक जो है जनता के उपभोग के लिए अंतिम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उसके बाद से दे रहा है जनता अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के लिए अपने संसाधनों का योगदान देती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोनों के दोनों आय के चक्रीय प्रवाह के संदर्भ में चक्रीय आय किसको कहते हैं जी? तो यहाँ से आय का सृजन हुआ, दूसरे व्यक्ति को मिला, तीसरे को मिला, चौथे को मिला, फिर से जैसे ही यहाँ पर आया तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद से ये ऐसे बढ़ते चला जाता है और इसकी मतलब कि आय सृजन होने लगता है और सब किसी को आय मिलता भी रहता है और सब किसी को ये अमीर भी हो जाते हैं। जैसे कि एक ठो आप लोगों ने सुना होगा स्मार्ट वर्क जो होता है, स्मार्ट वर्क एक ठो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप लोग एक-दूसरे से जुड़िएगा। एक आदमी दूसरे को जोड़ता है, दूसरे आदमी तीसरे को, तीसरा आदमी चौथे को, चौथा आदमी पाँचवें को, ऐसे जोड़ते रहते हैं आपस में और सभी के सभी एक-दूसरे को जोड़ते हैं। एक तरह से ठगी कहा जाता है। सामान्य तौर पर इसको ठगी की व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं और अन्य लोगों को जब जोड़ते हैं तो इनको भी लाभ होने लगता है। और जो लोग जुड़ते हैं अगर मेहनत करते हैं तो उनको भी लाभ होने लगता है। इसी को आय के चक्रीय प्रवाह के सिद्धांत पर ही काम करता है। काफ़ी समय से चला आ रहा है और लगभग पूरे देश भर में यह जो है स्मार्ट वर्किंग का एक जो कई नामों से चलता है। एक-एक जिले में तो कई-कई सारे सेंटर्स हैं इसके। स्मार्ट वर्किंग या फिर स्मार्ट लाइफ़स्टाइल के नाम से ये सब चलता रहता है और इससे लोगों को आय भी होता है। बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि एजेंट की तरह ये सब काम करते हैं। यहाँ पर तीनों के तीनों सही है, दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंसेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं और कैसा विचार करेंगे जी? तो सेंसेक्स के संदर्भ में सही कथन पर विचार करेंगे। सेंसेक्स जो है भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 सबसे बड़े या फिर सर्वाधिक सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले स्टॉकों से मिलकर बना है। सेंसेक्स कहता है 30 कारोबार से। उसके बाद से दे रहा है सेंसेक्स की गणना हेतु कंपनी के आकार के अनुसार आनुपातिक भारिता नियत की जाती है। आनुपातिक भारिता जो है नियत कर दी जाती है जी। तो यहाँ पर जो है ये जो है यह यहाँ पर दोनों के दोनों सही हैं। सेंसेक्स किसको कहते हैं जी? तो जो एमसीएक्स का नाम सुने होंगे सॉरी मुंबई मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है जो भारत का सबसे पुराना है और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज में से एक माना जाता है यह। लेकिन अब जो है दूसरे नंबर पर आ चुका है इसके रैंकिंग में, क्योंकि निफ्टी इसको सॉरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको पार कर चुका है। लेकिन जो एमसीएक्स में इसका जो होता है सेंसेक्स जो होता है इसके द्वारा जो सूचकांक जारी किया जाता है उसको सेंसेक्स बोलते हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। तो यहाँ पर जो इसको 30 बड़े कंपनियों का जो औसत होता है उसी के अनुसार सेंसेक्स में जारी किया जाता है। अर्थात 30 बड़े कंपनियों के मूल्य उतार-चढ़ाव कितना उतरा है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है, उसी के अनुसार इसके मूल्य का निर्धारण होता है। तो एकदम सही है। और इसके बाद से आकार के अनुसार किया जाता है, तो एकदम सही है। बड़ी-बड़ी कंपनियों को 30 गुना दिया जाता है और उसी के अनुसार काम किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स समूह के संदर्भ में विचार करना है और क्या विचार करना है जी? तो सही विचार कर लेना है। ब्रिक्स के संदर्भ में ब्रिक्स 10 सदस्य देशों वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। कौन सा जी? तो 10 सदस्य देशों वाला अंतर सरकारी। ब्रिक्स का स्थायी मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। कहाँ पर है जी? तो स्थायी मुख्यालय बीजिंग में। बस वर्ष 2026 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित किया जाना निर्धारित है। तो यहाँ पर जो है और ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं। केवल 1, 2, 3, 1, 2 और 3, 1, 3 और 1, 2 और 3। यहाँ पर हम लोग का एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, एक भी हम लोग का गलती मिलेगा तो फटाक से आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है जो ब्रिक्स का स्थायी मुख्यालय बीजिंग में है, यहाँ पर यही गलत है क्योंकि ब्रिक्स का अभी तक कोई स्थायी मुख्यालय निश्चित ही नहीं किया गया है। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक दूसरा नंबर 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व के जितने भी आप लोग देखे होंगे जैसे G7 का ले लीजिए या फिर G20 का ले लीजिए, इनका कोई संगठन मुख्यालय बना ही नहीं, तो ब्रिक्स का कैसे बन जाएगा जी? यहाँ पर अभी तक मुख्यालय नहीं बना है, तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और क्या विचार करना है जी? तो राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के संदर्भ में उपयुक्त में से कितने भारत के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है? भारत के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा कितने हैं जी? तो यही विचार करके बता देना है। यहाँ पर दे रहा है बंगाल की खाड़ी में स्थित महाद्वीपीय शेल्फ, नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग, उसके बाद से वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास, पूर्वी तट के किनारे स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर जो है और ऑप्शन का तरीका क्या है जी? तो केवल 1, केवल 2, केवल 3 सभी 4 जो हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है जी? तो
एसएनए के तहत राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के तहत कि भारत के आर्थिक क्षेत्र में हिस्सा है। यहाँ पर जो दे रहा है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित महाद्वीपीय शेल्फ एकदम है। उसके बाद से दे रहा है कि वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास एकदम है। पूर्वी तट के किनारे स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र एकदम है। लेकिन जो दे रहा है कि भले ही दिल्ली में है, आप लोग सोचिए कि बाप रे, ये तो दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली का क्षेत्र तो भारत का है, लेकिन दूतावास में जो काम होगा, जैसे कि भारत का अगर दूतावास वाशिंगटन का विश्व के जितने भी देश हैं, मान लीजिए कितना बड़ा देश है, यहाँ पर भारत में जाकर एक दूतावास बना दिया, तो यहाँ पर जो उत्पादन होगा वो भारत के जीडीपी में काउंट होता है, सॉरी एसएनए में काउंट होता है। तो यहाँ पर दूतावास अकाउंटिंग, और वहीं पर मान लीजिए कि ये हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ पर दिल्ली में जो ब्रिटेन का जो उच्चायोग बना है, तो यहाँ पर जो भी उत्पादन होगा कहाँ पर जाएगा, तो ब्रिटेन में काउंट होगा, ना कि भारत में। तो इसीलिए दूसरा नंबर गलत है। 1, 3 और 4 सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 सही है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद किम्बर्ली प्रक्रिया संदर्भित करता है। किम्बर्ली प्रक्रिया का संदर्भ किससे है जी? तो हम लोग जब देखेंगे किम्बर्ली प्रक्रिया जो दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है कि कच्चे हीरो के व्यापार को नियंत्रित करने तथा अवैध व्यापार को रोकने के हेतु बहुपक्षीय प्रमाणन तंत्र है किम्बर्ली प्रक्रिया। यहाँ पर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। हीरो के व्यापार में से जुड़ा हुआ, ये आज का नहीं है। किम्बर्ली प्रक्रिया जो है काफी मध्य युग से चला आ रहा है। मध्य युग में जो बारबरोसा जो आया था, सॉरी बारबरोसा का नाम ले रहा है, नूनी जो आए थे उस समय की किम्बर्ली में भी प्रक्रिया चल रही थी, आज भी चलती है। मतलब हीरो का व्यापार एक तरह से कहें तो हीरा तो हर जगह दुकान में मिलेगा नहीं, हर दुकान में तो मिलेगा नहीं, तो इसीलिए जहाँ-तहाँ से लोग इस तरह से एक व्यापारी होते हैं, जो कि पॉकेट में रखकर गुमशुदा होकर एकदम छुपा रुस्तम की तरह यहाँ से वहाँ हीरे ले जाकर पहुँचा देते हैं। यहाँ पर इसको भी बहुपक्षीय प्रमाण तंत्र है। ये जो आप पहुँचाते हैं, तो इसको प्रमाणित करने के बाद ही पहुँचा सकते हैं। आप लोग जो इस समय कौन-सा सबसे बड़ा तनिष्क का जो हीरा मिलता है, तनिष्क जो एक ठो हीरो का प्रमुख व्यापारी है, सॉरी, तो हीरो का तो पहुँचाने वाली एक कंपनी है तनिष्क का, जहाँ-तहाँ मुख्यालय भी होता है। हर जिले में या फिर कहें तो हर राज्य में इसका मुख्यालय है तनिष्क का, सबसे बड़ा है भारत का भी एक तरह से माना जाता है। और यहाँ पर जियो ने भी तो अपना शुरू किया है, रिलायंस का भी है, लेकिन तनिष्क थोड़ा-सा आगे निकल चुका है हीरो के व्यापार में। तो यहाँ पर इसके जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कहा जाए, जैसे कि आजकल हम लोग का जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न से वस्तु पहुँचाते हैं, वैसे ही ये जो होते हैं, जो किम्बर्ली प्रक्रिया के तहत जो व्यक्ति होते हैं, ये भी सामान पहुँचाते हैं, लेकिन ये बहुपक्षीय प्रमाणन के बाद पहुँचाते हैं, इसलिए अवैध व्यापार नियंत्रित रहता है। तो किम्बर्ली प्रक्रिया वर्तमान में इसको संशोधित करके और काफ़ी सख्त बना दिया गया है कि अवैध व्यापार ना हो केवल। यहाँ पर हम लोगों ने आंसर लगाया था जी, हाँ, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर यही हो जाता था। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माँग की आय लोच शून्य होती है। माँग की जो है आय लोच शून्य होती है, कब होती है जी माँग की आय लोच शून्य? तो यहाँ पर जो दे रहा है, सामान्य वस्तुओं के मामले में, या फिर आवश्यक वस्तु के मामले में, या फिर निकृष्ट वस्तु के मामले में, या फिर कभी शून्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवश्यक जैसे ही वस्तु होता है, अब आय की लोच शून्य शून्य हो जाती है, अर्थात ये नहीं देखा जाता है। अब दवाई किसी को खरीदना है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास 10 रुपया है, अगर उसको यहीं पर जाके चाउमीन खाने का मन कर दिया, चाउमीन का प्लेट 10 रुपए का, तो वो खरीदेगा नहीं, कहेगा ना, हमको नहीं चाहिए। तो आय का लोच बहुत बढ़ जाएगा, मतलब कि वो कह देगा कि 10 रुपए का 10 रुपए बचा ही लेगा। लेकिन वहीं पर बुखार लग गया उसको, और दवाई का दाम है 10 रुपया, तो वो ये नहीं देखेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, जाकर दवाइयाँ खरीदबे करेगा। यहाँ पर इसीलिए बोलते हैं कि आय का लूट शून्य हो जाता है आवश्यक वस्तु के संदर्भ में। कुछ भी हो जाएगा, खरीदना ही है दवाई। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है जीडीपी अवस्थिति कारक के संदर्भ में विचार करना है। जीडीपी अवस्थिति कारक के संदर्भ में कैसा विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसा सही कथन। यहाँ पर दे रहा है स्थिर कीमतों पर मापित जीडीपी का चालू कीमतों पर मापित जीडीपी से अनुपात है। इसके बाद से यह अर्थव्यवस्था में उपभोग प्रतिरूप और संरचनात्मक परिवर्तनों को स्वचालित रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, एक और दोनों दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जीडीपी अस्फीता कारक किसको कहते हैं कि ये परिभाषा के साथ दिया हो, तो इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब हम लोग पहुंचने वाले हैं 1 घंटा के आसपास। समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का तात्पर्य है क्या जी? समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में सीमांत उपभोग, समष्टि और दो तरह का अर्थशास्त्र होता है, एक होता है समष्टि, एक तो व्यष्टि कहते हैं। तो इसको समष्टि का फुल फॉर्म होता है मैक्रो, मैक्रो कहते हैं इसको, और व्यष्टि किसको कहते हैं जी? तो क्या कहते हैं उसको? माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी इसको बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमी का जनक इसको माना जाता है एडम स्मिथ को, जबकि समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक आप लोग बता सकते हैं, ये काफ़ी 1970 में ही ये काफ़ी चर्चा में थे समष्टि अर्थव्यवस्था के जनकों में। तो उल्टा हो रहा है शायद, यहाँ पर समष्टि अर्थव्यवस्था का शायद जनक इनको माना जाता है, क्या कहते हैं? एडम स्मिथ को, जबकि यहाँ पर कौन से हैं जिन जो एक तो वैज्ञानिक सॉरी अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अभी ज़्यादा बोल चुके हैं तो इसलिए याद नहीं आ रहा इनका नाम, इनको समष्टि, या फिर देखते रहिएगा। यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा रहा है हमारा, तो हम लोग कहीं क्वेश्चन नहीं पूरा कर पाएंगे 50 तक, तो अगले क्लास में पूरा करेंगे, तो कोशिश करते हैं कब तक चलता है हम लोग क्लास। ऐसे इससे पहले भी हमने क्लास लिया है कहीं और पे। अब देखते हैं कि 37 नंबर है, यहाँ पर कुल अतिरिक्त आय का वह अंश जिसे लोग उपभोग के लिए उपयोग करते हैं। कुल आय का अतिरिक्त अंश जिसे लोग उपभोग के लिए उपयोग करते हैं,
कि यहाँ पर जो है समष्टि अर्थशास्त्र में यही हो जाएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को यही दर्शाता है। समष्टि किसको कहते हैं? समष्टि इतना तो जान सकते हैं, समष्टि मतलब कि देश भर की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। और वहीं पर व्यष्टि किसको कहते हैं जी? तो एक व्यक्ति या फिर एक कंपनी के आय व्यय या फिर अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ जानकारी, मतलब सीमित क्षेत्र में जानकारी। और यहाँ पर समष्टि का अर्थ होता है पूरे देश या फिर पूरे विश्व पर भी जो विचार करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले वाणिज्यिक प्रमाण पत्र प्रपत्र, जिसको कमर्शियल पेपर कहते हैं, का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? वाणिज्यिक प्रपत्र का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा कथन करता है जी? तो यहाँ पर जो दे रहा है कि यह 1 वर्ष से भी कम समय की परिपक्वता अवधि वाली सरकारी बॉन्ड है, कमर्शियल पेपर। या फिर यहाँ पर दिख रहा है कमर्शियल पेपर और यहाँ पर दे रहा है सरकारी। सतर्क हो जाइएगा। यहाँ पर दे रहा है कि यह कॉर्पोरेट कंपनियों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किया जाने वाला गैर जमानती अल्पावधिक मुद्रा बाजार लिखित होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। जो वाणिज्यिक प्रपत्र के संदर्भ में आगे देख लेते हैं, ये तो पूरा परिभाषा ही दिया हुआ है कि जो वाणिज्यिक प्रपत्र के संदर्भ में जो पहले-पहले जो कंपनियाँ लगती हैं, जैसे कि आप लोग भारत पे का नाम सुने होंगे। भारत पे में सबसे पहले जो जितने भी एक तरह से देखिएगा 2019 में लगा था ये भारत पे। इस कंपनी में बड़े-बड़े जो शेयरधारक हैं, जैसे कि आप लोग नायका के फाउंडर को भी जानते होंगे, तो उन्होंने भी इसमें थोड़ा-सा योगदान किया था। तो ये क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि किसी को कंपनी लगाती है, भारत पे नामक एक कंपनी लगानी है। तो यहाँ पर भारत पे नामक जो कंपनी लगानी है, तो ये क्या करेंगे, ये जगह-जगह पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पास जाएँगे और कहेंगे कि ये लखिए, ये एगो पेपर है, हम कंपनी लगा रहे हैं। जब हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी तो आप जो है इस पेपर के बदले हम आपको पैसे देंगे। एक तरह से कहा जाए कि शेयर भी कहेंगे, लेकिन शेयर की तरह यह उपयोग नहीं होता है, यह जो होता है स्थिर होता है, एक व्यक्ति के पास ही रहता है। यह व्यक्ति चाहे तो कंपनी को बेच नहीं सकता, बल्कि एक-दूसरे से लेन-देन कर सकते हैं, लेकिन जो होता है स्थिर होता है कमर्शियल पेपर। बहुत सारी कंपनियाँ ले भी लेती हैं, लेकिन जो नई-नई कंपनियाँ होती हैं, वे नहीं नहीं लेती हैं कमर्शियल पेपर को, और बेचने के बाद और जब इनको लाभ होने लगता है, तो कमर्शियल पेपर के बदले पेपर का मूल्य चुकाकर वापस ले लेती है या फिर उनको थोड़ा-थोड़ा लाभ देती रहती हैं। तो इसके संदर्भ में हम लोग कुछ समय पहले बात किया था। गैर जमानती आपराधिक मुद्रा बाजार लिखा था, तो एकदम बी नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन-सी सार्वजनिक वस्तु की विशेषता या विशेषताएँ हैं? कहा जी तो सार्वजनिक वस्तु, बताइए सार्वजनिक वस्तु जो नहीं आए तो का जानकारी लेने से तात्पर्य है? यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, सार्वजनिक वस्तु के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। और किसके साथ जी? तो एलिमिनेशन मेथड के साथ। तो हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, आप देखते हैं कि हम लोग का एलिमिनेशन मेथड काम करता है कि सब पे सब सही हो जाता है। यहाँ पर दे रहा है सार्वजनिक वस्तु जो कि सब किसी के उपयोग करने लायक हो, यही सुन लीजिए, पास देखिए। वस्तु का उपभोग करने से अन्य लोगों के लिए उपलब्ध मात्रा कम होती है। और उसके बाद से है लोगों का वस्तु के उपयोग से अपवर्जन संभव नहीं होता है। अपवर्जन संभव नहीं होता, बताइए। अपवर्जन संभव नहीं होता है। यहाँ पर इस वस्तु का उपभोग जो है समग्र रूप से समाज को लाभ प्रदान करना माना जाता है। 1 नंबर तो एकदम सही है, मात्र सॉरी, यहाँ पर 1 नंबर तो सही है कि उन लोगों की उपलब्ध मात्रा कम नहीं होती है। सार्वजनिक वस्तु किसको कहते हैं जी? तालाब को ले लीजिए, तालाब को ले लीजिए। तो यहाँ पर तालाब में जाकर एक व्यक्ति नहा ले, तो तालाब का पानी कम थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो सार्वजनिक वस्तु होती है, उनके उपयोग से उनकी उपलब्ध मात्रा कम नहीं होती है। और यहाँ पर दे रहा है तालाब ले लीजिए, हवा ले लीजिए, इन सभी को क्या कहते हैं जी? सॉरी, तालाब ले लीजिए, खेल का मैदान ले लीजिए, खेल के मैदान में आप जाके खेल लीजिए, तो कमी थोड़ी ना होगा। यहाँ पर 1 नंबर सही है। और इससे क्या होगा? खेलने से, नहाने से क्या होगा? समाज को लाभ हो जाएगा। 1 और 3 तो सही है, लेकिन कह रहा है कि अपवर्जन संभव नहीं है, तो ये गलती है। इसकी मात्रा कम करना ही कह रहा है कि संभव नहीं है। यहाँ पर अब 2 नंबर गलत हो जाएगा, 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा डाउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम डाउट में रखते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद, क्योंकि छोटे-छोटे क्वेश्चन ही अक्सर कन्फ्यूज़ करते हैं व्यक्ति को। तो ये छोटे-छोटे क्वेश्चन जो है एकदम परिभाषा की तरह दिया हुआ है, हमने बताया था सार्वजनिक वस्तु इतना आसान वस्तु है इसके संदर्भ में, लेकिन यहाँ पर अपवर्जन संभव नहीं है, यही जगह कन्फ्यूज़ कर दे रहा है इसको। तो इसको डाउट सेशन में रखते हैं, अगले सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर दे रहा है राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्लब गुड्स संदर्भित करते हैं, क्लब गुड्स संदर्भित करते हैं जी। यहाँ पर जो है राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्लब गुड्स के बारे में बताना है। यहाँ पर दे रहा है वे उत्पाद जिनका किसी के भी द्वारा उपयोग किया जा सकता है, और उसके बाद से और उनकी खपत अन्य के लिए उनकी उपलब्धता को कम नहीं करती है। यह तो अभी हम लोगों ने बात की, छोड़िए इसको आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था जो सार्वजनिक वस्तु होती है उसका वो कमी नहीं होता है, और यहाँ पर बात क्या हो रहा है? क्लब गुड्स। तो यहाँ पर क्लब गुड्स से भी आप लोग इसका नाता लगा सकते हैं। क्लब किसको कहते हैं? गुड्स तो पता ही होगा कि वस्तु। क्लब गुड्स मतलब कि सामूहिक वस्तु। यहाँ पर सार्वजनिक वस्तु और सामूहिक वस्तु को एक मत मानिएगा, क्योंकि सार्वजनिक वस्तु हर किसी के लिए होता है, जबकि क्लब गुड्स होता है क्लब का जो सदस्य होगा उसी के लिए ना मिलेगा जी। यहाँ पर दे रहा है वे उत्पाद जिन्हें व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन उनकी खपत अन्य के लिए उनकी उपलब्धता को कम नहीं करती है। तो एकदम सही है यह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों जी? तो क्लब गुड्स आप लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो क्लब गुड्स के सदस्य होते हैं, जैसे कि आप लोग नाम सुना होगा बजरंग दल होता है। तो ये अभी यहाँ पर दल में जो है बजरंग दल होता है, राम दल होता है, शिवसेना है। ये पहले-पहले क्या होते थे? एक संगठन की तरह होते हैं।
इनमें भी सार्वजनिक वस्तुएँ होती हैं, लेकिन ये केवल यहाँ के सदस्य ही उपभोग कर सकते हैं। सार्वजनिक वस्तु को कहीं से भी कोई मुँह उठा के आएगा और उसका उपयोग कर लेगा। लेकिन यहाँ पर क्लब गुड्स में जो क्लब गुड्स होता है, वो क्लब के ही सदस्य उपभोग कर सकते हैं। हर जिले में ऐसा हर अथी में ही शहर में ही देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के क्लब बने होते हैं, सोसाइटी में भी क्लब बने होते हैं और क्लब में वही शामिल होता है जो सोसाइटी का सदस्य होता है। यहाँ पर यह भी सार्वजनिक गुड्स से ही थोड़ा-सा आगे का थोड़ा-सा छोटा पद्धति है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्लब गुड्स को भी समझना ज़रूरी था। हम लोगों ने क्लब गुड्स पर ज़्यादा चर्चा की, ऑप्शन पर ज़्यादा चर्चा नहीं किया, क्योंकि पूरा परिभाषा के साथ था ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। पूंजी बाजार के संदर्भ में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पद से आप क्या समझते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और इसके बाद से दे रहा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है कि सार्वजनिक निर्गम बंद होने के बाद जारी किया गया एक अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज जिनमें आवंटन, वितरण और सूचीबद्धता मूल्य अंतर्विष्ट होता है। यहाँ पर रेड हेरिंग को ज़्यादा ध्यान रखना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और उसके बाद से दे रहा है, तो इसको क्या कहते हैं जी? तो इसको पहले समझते चलते हैं। जो ये परिभाषा दिया हुआ है, ये जो है, ये रेड हेरिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं रेड हेरिंग को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम समझेंगे कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस काफ़ी जटिल इसकी जानकारी है। यहाँ पर बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया का विवरण देने वाला एक दस्तावेज है। उसके बाद से शेयरों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए शेयरों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मर्चेंट बैंकर द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट है, या फिर एक जो मेरा एक प्रारंभिक आईपीओ, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, दस्तावेज जो अंतिम कीमत अथवा शेयरों की मात्रा का उल्लेख किए बिना निर्गम वितरण प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। रेड हेरिंग प्रोसेस जो होते हैं, इस पर आईपीओ को, जो आईपीओ जारी किया जाता है, आप लोग समझते हो कि आईपीओ किसको कहते हैं? तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो कहते हैं, कंपनी कोई व्यक्ति लगाता है या फिर समूह लगाता है, तो वह कंपनी लगाने के लिए पैसे का जुगाड़ कहाँ से करता है? जी, तो एक मार्ग होता है आईपीओ, जिसमें क्या करता है? तो एक पेपर बनाता है, मतलब कि शेयर जारी करता है अपना कंपनी का और ले जाकर बाजार में बेचता है, विभिन्न तरह के लोग उसको खरीदते हैं। लेकिन उस पर क्या होता है? तो उस पर मात्रा अंकित होती है। लेकिन यहीं पर ये जो रेड हेरिंग है, इस पर मात्रा अंकित नहीं होती। आईपीओ के ही निकट होता है, आईपीओ के ही निकट होता है, लेकिन एक ठो आईपीओ होता है, जो वास्तविक आईपीओ जो हर कोई खरीद लेता है। इस पर मात्रा इंगित होती है कि आपको 1% कंपनी का शेयर मिला, आपको 0.5% कंपनी का शेयर मिला और इतना पैसा दीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा। लेकिन रेड हेरिंग में जो होता है, ये इस पर जो ये भी नोट्स वही होते हैं, लेकिन इस पर निश्चित नहीं होता है। शेयरों की मात्रा निश्चित नहीं होती, बस पैसा ले लिया जाए, अंधा की तरह। इसे कहते हैं कि हमको पैसा दे दीजिए, हम आपको जब लाभ होगा तो देंगे। ऐसे कहा जाए तो इसको काफ़ी कम ही लोग लेते हैं। इसको कौन लेते हैं? तो बड़े-बड़े उद्योगपति लेते हैं, जिनको विश्वास हो जाता है कि बढ़िया काम करने वाला आदमी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, क्या विचार करना है जी? तो सही विचार करना है। सुर्खियों में रहे स्थल और क्षेत्र पर विचार करना है। यहाँ पर तेरा येलो लाइन पूर्वी यूरोप में है, अफार क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका में है, या फिर एमराल्ड ट्रायंगल दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो यहाँ पर जो है येलो लाइन पूर्वी अफ्रीका कह रहा है। तो येलो लाइन वास्तव में है कहाँ जी? इजराइल और गाजा के बीच में। इजराइल का आप लोगों ने नाम सुना होगा कुछ बहुत, तो इजराइल तो हमेशा चर्चा का ही देश है। एक ठो देश, ऐसा देश जिसको चर्चा का देश कह सकते हैं, जो कभी शांत नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो चर्चा का देश, इसका उपनाम भी दिया जा सकता है, चर्चा का देश इजराइल। ऐसे कुछ ना कुछ खुदर-बुदर चलते रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ के ऊपर जो स्थित है, लेबनान और इजराइल के बीच है, इसको क्या कहते हैं? ब्लू लाइन। ब्लू लाइन इसको कहते हैं। और यहीं पर इसके जो दक्षिण में स्थित है, इसको क्या कहते हैं जी? तो इसको कहते हैं येलो लाइन या फिर पीला लाइन। अब देखते हैं अफार क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका कह रहा है। तो यहाँ पर जो है एकदम सही है, अफार क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका में है। तो ये कहाँ पर है? तो अफार क्षेत्र जो आप लोग के जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो यहीं पर स्थित है ये अफार क्षेत्र, जिसमें जिबूती भी आ जाता है। और यहाँ पर इरिट्रिया के भी देश, इरिट्रिया, जिबूती, सब इन दोनों देशों में शामिल है ये अफार क्षेत्र। इसके पास एमराल्ड ट्रायंगल जो दे रहा है, एमराल्ड ट्रायंगल दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है। एकदम सही है। यहाँ पर अफ्रीका का ही नीचे वाला देखिएगा, तो दक्षिण पूर्व अफ्रीका में यहाँ पर एमराल्ड ट्रायंगल पड़ता है, जो कि रिफ्ट वैली, जो कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट जो है, उसी से पूर्व में पड़ता है थोड़ा-सा। तो एमराल्ड ट्रायंगल यही है, दक्षिण पूर्व एशिया, सॉरी, यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है यह एमराल्ड ट्रायंगल। या यहाँ पर जो होता है, ये एमराल्ड ट्रायंगल जो है, ये दक्षिण पूर्व एशिया में है। यहाँ पर जो है ग्रेट रिफ्ट जो है, वो है पूर्वी अफ्रीका में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, तो 1, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पूंजी निर्माण के संदर्भ में विचार करना है, और यहाँ पर क्या दे रहा है? जीसीएफ, सकल पूंजी निर्माण, जीसीएफ के आकलन में उपर्युक्त में से कितनों को सम्मिलित किया जाता है? जीसीएफ के आकलन में कितनों को सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पर 3 ठो ऑप्शन है, 4 ठो है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं हम लोग कौन-कौन से सही है जी। तो यहाँ पर पूंजी निर्माण के संदर्भ में विचार करना है, और यहाँ पर क्या विचार करना है? 2 चीज़ देखना है, एक तो पूंजी निर्माण पर, और सकल पूंजी निर्माण के आकलन में उपर्युक्त में से कितने सम्मिलित किए जाते हैं? सकल पूंजी निर्माण में कितने सम्मिलित किए जाते हैं जी?
और यहाँ पर ऑप्शन का तरीका है केवल 1, केवल 2 ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन-सा शामिल है जी। यहाँ पर जो दे रहा है कि नए खोजे गए खनिज भंडार, यहाँ पर और उसके बाद से दे रहा है परिवारों के पास टिकाऊ वस्तु और उसके बाद से नए सॉफ्टवेयर उत्पाद, उसके बाद से रक्षा सामग्री के भंडार में वृद्धि। तो यहाँ पर सकल पूँजी निर्माण में कौन शामिल होते हैं जी? तो नए जो सॉफ्टवेयर उत्पाद होते हैं, यही होते हैं, सकल पूँजी निर्माण में ये शामिल होते हैं। तो यहाँ पर केवल तीसरा नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, कैसा विचार करना है जी? यहाँ पर जो दे रहा है कितना ब यहाँ पर उपयुक्त में से कितने तरीकों से किसी देश की राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में विकासात्मक भूमिका निभाती है? अर्थव्यवस्था में विकासात्मक भूमिका निभाती है जी, देश की राजकोषीय नीति जो है। तो यहाँ पर जो दे रहा है कि ऑप्शन का तरीका क्या है जी? तो केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर हम लोग का एलिमिनेशन मतलब कोई काम करने वाला है नहीं दूर-दूर तक। तो सारा बनाकर ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो दे रहा है कि संसाधन जुटाना, राजकोषीय नीति का विकासात्मक भूमिका निभाती है, एकदम संसाधन जुटाने का भूमिका निभाती है। दूसरा नंबर सामाजिक और आर्थिक उपरिव्यय का सृजन करना एकदम शामिल है। तीसरा नंबर दे रहा है असमानता में कमी करना, तो राजकोषीय नीति का एक प्रमुख लक्ष्य भी होता है कि असमानता में कमी किया जाए। लेकिन जो चौथा नंबर दे रहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का प्रत्यक्ष प्रबंधन कर देना, यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रबंधन कौन करता है? तो मुद्रा आपूर्ति का प्रत्यक्ष प्रबंधन जो है मौद्रिक नीति करता है, न कि राजकोषीय नीति करता है। तो चौथा नंबर गलत है, 1, 2, 3 सही है, तो केवल 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 3। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन कर का हिस्सा है? उत्पादन कर का कौन-सा हिस्सा है? जी, तो यहाँ पर दे रहा है स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क। उसके बाद से है वस्तु एवं सेवा कर, उसके बाद से व्यवसाय पर कर। यहाँ पर जीएसटी, टैक्स ऑन प्रोफेशन। यहाँ पर जो है केवल ऑप्शन का तरीका क्या है? सही कथन का चयन करना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और तब दे रहा है केवल 2। यहाँ पर जो है सही आंसर जो हो जाएगा, 1 भी तो एकदम सही है। उत्पादन कर का हिस्सा कौन-सा है? स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क लगता नहीं है और व्यवसाय पर कर भी लगता है, व्यवसाय का कर जो है उत्पादन का ही हिस्सा है, उत्पादन शुल्क का ही है। लेकिन जो जीएसटी होता है, जीएसटी जो होता है यह जो उत्पादन का शुल्क नहीं है। जीएसटी का प्रत्यक्ष प्रमाण किसको पड़ता है? यह का अप्रत्यक्ष कर है और उत्पादन कर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। यह क्या है? प्रत्यक्ष या फिर डायरेक्ट है। और यहीं पर जीएसटी का देख लीजिएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है और यह डायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों डायरेक्ट वाले डायरेक्ट के पास जाएंगे, इनडायरेक्ट वाले इनडायरेक्ट के पास जाएंगे। तो 1 और 3 जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट में आएगा, तो नंबर सी हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट राशि समर्थित आवेदन के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट राशि समर्थित आवेदन, जिसको एएसबीए कहते हैं। और इसी के तहत कुछ ही समय पहले आप लोगों ने उद्गम पोर्टल का नाम सुना होगा। उद्गम पोर्टल जो है आपकी संपत्तियों को इसी से जुड़ा हुआ है। तो पहले इसको पहले देख लेते हैं, आंसर लगा लेते हैं, तब उसको उद्गम पोर्टल और एएसबीए के संबंध में देखेंगे कि क्या अंतर है एएसबीए और यहाँ पर आप पूछा गया है तो एएसबीए के संदर्भ में कौन सा सही है? एएसबीए के संदर्भ में देखा जाना है कि क्या कौन सा सही है। और यहाँ पर ऑप्शन का तरीका क्या है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं, ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो देखेंगे एएसबी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आईपीओ आवेदन की राशि बैंक खाते में ब्लॉक कर दी जाती है और केवल आवंटन होने पर ही डेबिट की जाती है। यहाँ पर ईएसबीए जो है एकदम सही है। यह ईएसबीए में क्या होता है जी, तो यह उद्गम पोर्टल से अलग थोड़ा सा होता है। उद्गम पोर्टल तो जब तो राशि की जाती है कब होती है जी, तो वो ज़्यादा समय तक जो केवाईसी नहीं होता है तो उद्गम पोर्टल के समय। लेकिन इसमें क्या होता है जी, आईपीओ आपको खरीदना है, कंपनी का जब शेयर खरीदना है तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले ही कंपनी बता देती है कि हम शेयर जारी करने वाले हैं। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, पैसा वाले होते हैं, तो पहले ही क्या करते हैं, फेंक देते हैं पैसा। ये देख लो हमारे पास पैसा है और यहाँ पर शेयर चाहिए। तो शेयर तो जब तक इसको मंजूरी नहीं मिलेगी सरकार से, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होंगे, तब तक ये शेयर जारी नहीं कर सकती है। तो पहले ही बाजार में बता देते हैं कि हम शेयर जारी करने वाले हैं और ये बताते हैं कि हमको खरीदना है। तो खरीदने का सबूत क्या होगा? तो खरीदने का सबूत क्या है? तो क्या कहते हैं, जो डीमैट अकाउंट में जो पैसा होता है इसको क्या कहते हैं, अपने डीमैट अकाउंट में पैसा डाल देते हैं और ये दिखा देते हैं कि देख लीजिए खरीदेंगे तो खरीदेंगे, बस ये क्या हो जाता है, पैसा ब्लॉक हो जाता है। और ये ब्लॉक पैसा हो जाता है, जैसे ही कंपनी शेयर जारी करती है तुरंत ही पैसा चला जाता है कंपनी के हाथ में, शेयर चला आता है व्यक्ति के हाथ में। व्यक्ति को अब कुछ करना पड़ता नहीं है, शेयर धारक को जो है कुछ करना पड़ता नहीं है। एक बार पैसा इसमें डाल दिए एसबीआई के तहत, उसके बाद से कुछ समय बाद इनको मिल जाता है। ये लंबे समय भी लग जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर कह रहा है कि ईएसबीए सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले नियम आरबीआई द्वारा विनियमित किए जाते हैं। अब बताइए ईएसबीए आरबीआई द्वारा नियमित किया जाएगा जी, तो सेबी के हाथ में होता है जी। किसके हाथ में होता है? तो सेबी के हाथ में होता है। तो दूसरा नंबर सर गलती। तीसरा नंबर दे आईपीओ में जारीकर्ता के लिए भुगतान के माध्यम के रूप में केवल ईएसबीए प्रदान करना अनिवार्य है।
केवल एएसबीए प्रदान करना अनिवार्य है, एकदम सही है, क्योंकि जो यह पैसा पहले ही पेमेंट कर देता है, मतलब जितने भी शेयर धारक शेयर लेने के इच्छुक हैं, सबसे पहले अपना पैसा जो है अपने डीमेट अकाउंट में पहले ही ब्लॉक कर देते हैं, एएसबीए के तहत ब्लॉक कर देते हैं। जब कंपनी तुरंत धाय जमा जैसे ही निकालती है, जैसे ही आईपीओ जारी करते हैं, तुरंत का तुरंत जितना शेयर का ये लोग पैसा दिए रहते हैं, ठीक है, डीमेट अकाउंट में रहता है, तुरंत के तुरंत कंपनी के हाथ में जाता है, तुरंत के तुरंत शेयर इनके हाथ में चला जाता है। तो पहले लेकिन ये अनिवार्य है, आपको आईपीओ अगर खरीदना है तो सबसे पहले अपना पैसा डीमेट अकाउंट में डालना होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि मतलब कि कंपनी को जैसे ही शेयर जारी करने के बाद आपको उसका आईपीओ खरीद लेना, नहीं। एक तरह से देखिए तो आपको सबसे पहले पैसा लंबे समय पहले ही देना पड़ता है, महीना दिन 2 महीना ऐसा करके पहले ही देना पड़ता है यहाँ पर डीमेट अकाउंट में। यह बात है कि इसमें से ब्याज मिलते रहता है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, तीनों तो थोड़े ना सही है, ऑप्शन केवल 2 ही ना सही है जी। हम लोग का कितना सही है जी? केवल 2, 1 और 2, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सी नहीं बल्कि डी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, कैसा विचार करना है जी? तो एक बैंक कितनी परिसंपत्तियों को सांविधिक तरलता अनुपात के हिस्से के रूप में रख जा सकता है? कितनी परिसंपत्तियों को एसएलआर के हिस्से के रूप में रख सकता है जी? तो यहाँ पर जो है और ऑप्शन का तरीका क्या है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4 जो है यहाँ पर ऑप्शन का तरीका है। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं कि कौन-कौन से शामिल होते हैं जी। यहाँ पर देख लेते हैं ट्रेज़री बिल, जो है ट्रेज़री बिल क्या शामिल होते हैं जी। और इसके बाद से दे रहा है नकदी आरक्षित अनुपात, वाणिज्यिक बॉन्ड, स्वर्ण। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर तो एकदम सही है, ट्रेज़री बिल को इसमें एसएलआर के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है। ट्रेज़री बिल जो है एसएलआर को आप लोग समझते होंगे, एसएलआर जो बैंक जो अपने पास रखते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं या फिर सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो बैंकों को एक एक पैसा एक अमाउंट जो रखना पड़ता है अपने पास, जैसे कि वर्तमान में कितना प्रतिशत है, 22% की जितना भी उनके पास परिसंपत्ति होता है, उसका 22% का एक बॉन्ड के रूप में, ट्रेज़री बिल के रूप में उसको स्वर्ण के रूप में भी रखना पड़ता है। स्वर्ण के रूप में भी हो सकता है, ट्रेज़री बिल के रूप में हो सकता है, नकद आरक्षित के रूप में भी हो सकता है, मतलब पैसा रख लें वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर लेकिन ये जो है वाणिज्यिक बॉन्ड नहीं माना जाता है। वाणिज्यिक बॉन्ड के रूप में ये एसएलआर को मान्यता नहीं होती है। यहाँ पर एक कितना का सही है जी? तो 1, 3 और 1, 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 3 सही है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पर आकाश नेक्स्ट जनरेशन, जिसको आकाश एनजी कहते हैं, मिसाइल के संदर्भ में विचार करना है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के संदर्भ में विचार करना है। और कैसा विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार कर लेना है। यहाँ पर तेरा यह सतह से हवा में मार करने वाली एक अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। सतह से हवा मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसमें एक साथ 10 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता है। एक साथ में आकाश जो है 10 लक्ष्य को भेद सकता है। यह लगभग 300 किलोमीटर की मारक क्षमता तक 1 टन का परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। कितना जी? तो 300 किलोमीटर मारक क्षमता तक 1 टन परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। उसके बाद से है यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, केवल 1, केवल 2 ऐसे करके दिया हुआ है, 1 और 2, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर जो है आकाश एनजी जो है यहाँ पर दूसरा नंबर तो एकदम सही है, एक साथ 10 लक्ष्यों को भेज सकता है। 10 लक्ष्य को एक साथ में भेजने का लक्ष्य है इसका आकाश एनजी जो है। यहाँ पर जो दे रहा है, यह सतह से हवा में मार करने वाली एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है। तो यहाँ पर जो है ये जो है सतह से हवा में, अब देखिए नाम का रखा है, इन नमूने को देख लीजिए, आकाश रखा है नाम, ये सतह से हवा मार करेगा, हवा से हवा मार कर सकता है, इसलिए तो आकाश आकाश कौन रहता है, ऊपर रहता है, तो ऊपर से ऊपर मार करेगा, सतह से हवा पर काहे मार करेगा? तो ये गलती है, 1 नंबर गलती है। इसमें तो सतह से हवा कौन मार करता है? तो पृथ्वी नाम है, पृथ्वी जो है वह सतह से हवा में मार कर सकती है, आकाश जो है आकाश से आकाश में मार करेगा। यह जो है हवा से हवा मार करती है। तीसरा नंबर जो दे रहा है, यह लगभग 300 किलोमीटर की मारक क्षमता तक 1 टन का परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है जी। तो यहाँ पर जो है यह परमाणु सक्षम नहीं है, यही इसका जवाब है। कैसे कि यह एक पारंपरिक रक्षा प्रणाली है, पारंपरिक रक्षा प्रणाली क्लासिकल है और इसमें अभी तक परमाणु क्षमता नहीं ला दी गई है। अब जो बन रहे हैं वे जो परमाणु वाले सक्षम होते हैं, आजकल के जितने मिसाइल बनते हैं वे सभी परमाणु सक्षम होते हैं, लेकिन ये जो है अभी आकाश जो है बहुत पहले से उपयोग किया था और इसमें ऐसा निफॉर्म नहीं किया गया कि उसमें परमाणु आयुध ले जा सके। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, तो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निधि कंपनी कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैसा विचार करना है जी? तो सही विचार करना है। निधि कंपनी के संदर्भ में सही विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है, इसका गठन मुख्यतः अपने सदस्यों में बचत की प्रकृति विकसित करने के लिए किया गया है। अपने सदस्यों में बचत की प्रकृति विकसित करने के लिए किया गया। उसके बाद से वे अपने सदस्यों और गैर सदस्यों दोनों को ऋण प्रदान कर सकती हैं। इसके बाद से इन्हें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन का तरीका क्या है जी? तो यहाँ पर कि 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर जो है जो 2 नंबर ही देख कर ही लग रहा है कि एकदम सरासर गलती है। निधि कंपनी जो फंड कंपनी जिसको बोलते हैं, वे कह रहा है कि वे अपने सदस्यों और गैर सदस्यों दोनों को ऋण प्रदान करती हैं। तो ये जो है सरासर गलती है, क्योंकि वे जो है केवल सदस्यों को ऋण प्रदान करने का काम करती हैं। जो निधि कंपनी होती है, जितना भी एक तरह से सहकारी जो समितियाँ होती हैं,
सहकारी समितियाँ क्या करती हैं, मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में काम करती हैं। वैसे ही जो द्वितीयक क्षेत्र जो कि कंपनी वाले होते हैं, तो ये उन्होंने क्या बनाया था, निधि निधि कंपनियाँ बना रखी है। क्या बना रखी है जी? तो निधि कंपनियाँ। एक तरह से कहें तो प्राइवेट बैंक कह सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर का बैंक कह सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का बैंक कहना ज़्यादा बेटर नहीं होगा। उद्योगों का बैंक इसको कह सकते हैं, निधि कंपनी। ये क्या करती हैं, तो जितने भी उद्योग होते हैं, वे छोटा-छोटा अपना योगदान देते हैं और योगदान देते हैं, छोटा-छोटा योगदान देते रहते हैं और जब इनको ज़रूरत पड़ती है, तब ये जो कंपनी डाउनफॉल होती है, जिसको थोड़ा-सा घाटा होता है या फिर कोई नई कंपनी लगानी होती है, तब यह इससे ऋण ले सकती है। तो ये सदस्य ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मुँह उठा के जाए और कहे कि हमको ऋण चाहिए, तो ये एक थप्पड़ मार के भगा देगा। सब किसी को नहीं देगा ये। 1 नंबर और 3 नंबर तो एकदम सही है, दूसरा नंबर गलत है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं और क्या विचार करना है जी? तो उपरोक्त में से कौन-सी परिस्थिति या परिस्थितियाँ जो है, गैर चक्रीय बेरोज़गारी का प्रतिनिधित्व करती है? गैर चक्रीय बेरोज़गारी का प्रतिनिधित्व कौन-कौन करती है? यहाँ पर दे रहा है, आर्थिक मंदी के पश्चात कारखाना बंद होने के कारण एक श्रमिक रोज़गार से वंचित हो जाता है। एक श्रमिक जो है रोज़गार से वंचित हो जाता है। उसके बाद से एक स्नातक बेहतर अवसरों की तलाश में स्वेच्छा से रोज़गार त्याग देता है। उसके बाद से वस्त्र उद्योग में मशीनीकरण के कारण एक हस्तकरघा श्रमिक अपना रोज़गार खो देता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन का तरीका क्या है जी? यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, अर्थात हम लोग का आस-पास में जैसे ही गलत मिलेगा आंसर फटाक से निकल जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर दे रहा है, गैर चक्रीय बेरोज़गारी का प्रतिनिधित्व जो है, आर्थिक मंदी के पश्चात कारखाना बंद होने के कारण एक श्रमिक रोज़गार से वंचित हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो चक्रीय बेरोज़गारी के से यह जुड़ा हुआ नहीं है। यह तो है एकदम लीनियर बेरोज़गारी से, लीनियर अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है। अर्थात एक जगह धक्का मारा, दूसरी जगह धक्का मारते चला गया, अर्थात एक जगह सब टूट के चला गया। लेकिन सक्रिय बेरोज़गारी क्या करता है कि तो कुछ इस तरह से इसका चलते रहता है। ये आर्थिक मंदी में तो लीनियर में माना जाता है। आर्थिक मंदी से जो दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो लीनियर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं। और वहीं पर जो मुद्रास्फीति के कारण भी बेरोज़गारी हो जाती है, जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, तो उससे जो उत्पन्न होता है बेरोज़गारी, अर्थात दाम बढ़ते चला जाए, किसी वस्तु का दाम बढ़ते चला जाए, जिसके कारण लोग खरीदना कम कर दें, बस दुकानदार क्या हो जाएगा, बेरोज़गार हो जाएगा। तो इस तरह से भी उत्पन्न जो होता है, तो उसका संबंध वास्तव में होता है। तो 1 नंबर गलत है। 1 नंबर गलत है, 1 नंबर गलत, 1 नंबर गलत, 1 नंबर गलत, ऑप्शन नंबर सी निकल के चला आएगा। अब हम लोगों ने 50 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इस क्लास में बहुत सारी त्रुटियाँ हुई हैं, क्योंकि बहुत लंबा क्लास चला था, इससे पहले भी क्लास था। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग कल मिलेंगे।